तो हम करप्शन पर बातचीत कर रहे हैं और इसके आज हम ये देखने जा रहे हैं अर्थव्यवस्था के मॉडल से भ्रष्टाचार का संबंध। अब आप जानते हैं कि इकोनॉमी के दो तरह के मॉडल हो सकते हैं, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था और एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। दोनों को हम एक एक करके लेंगे। समाजवादी अर्थव्यवस्था का मॉडल, दूसरा है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मॉडल। समाजवादी और पूंजीवादी। अगर मैंने कहा था आपसे कि एआरसी पढ़ के आइएगा, अगर आपने एआरसी पढ़ा होगा तो समाजवादी मॉडल से करप्शन कैसे जुड़ा हुआ है ये आपने देखा होगा। फिर भी जैसा कि मैं जानता हूं कि आप पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, तो मैं ये मानते हुए कि आप में से कुछ ही लोगों ने पढ़ा होगा, मैं समझाता हूं आपको। जिन्होंने इसको पढ़ा होगा एआरसी से, मेरे समझाने के बाद वो समझ पाएंगे कि कैसे पढ़ी हुई बात, एआरसी में जो बात लिखी है, इस लेक्चर के बाद उनको ज्यादा समझ में आएगी। और इसको सुनने के बाद जब एआरसी को दोबारा पढ़ेंगे, वो एक बार तो पढ़ा रखा होगा, पाएंगे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया उनको कि समाजवाद से अर्थव्यवस्था में इस मॉडल से करप्शन कैसे आता है। जिन्होंने पढ़ा नहीं होगा उनको पता नहीं चला होगा कि हम पढ़ते तो उसमें कितनी बात हमको समझ में आती, कहाँ हमको डाउट होता, कैसे वो डाउट लेक्चर सुनने से फिर क्लियर होता और दोबारा हम पढ़ते तो हमारा वो टॉपिक पक्का हो जाता। खैर, अभी तो आपके ऊपर है कि आप पढ़ना चाहते हैं कि नहीं पढ़ना चाहते। मैंने अपना काम कर दिया था, आपको कह दिया था कि एआरसी की फोर्थ रिपोर्ट, सेकंड एआरसी की फोर्थ रिपोर्ट पढ़िएगा, उसका भूमिका और पहला चैप्टर। चलिए मैं समझाता हूं आपको। पहले हम लेने जा रहे हैं अर्थव्यवस्था का समाजवादी मॉडल। अब अर्थव्यवस्था का समाजवादी मॉडल करप्शन कैसे पैदा करता है, ये पढ़ाने के लिए सबसे पहले मुझे आपको समझाना होगा कि अर्थव्यवस्था का समाजवादी मॉडल होता क्या है। ध्यान रखिए, अगर मैं सिर्फ आपको एथिक्स पढ़ा रहा होता और आपका बैकग्राउंड नॉलेज तगड़ा होता, मैं बोलता सोशलिस्ट इकोनॉमी, आपके दिमाग में पूरी सोशलिस्ट इकोनॉमी की पिक्चर बन जाती। मुझे पढ़ाने में बहुत कम समय लगता है। तो कई बार जब पढ़ाने में समय ज्यादा लगता है तो उसका कारण ये नहीं होता कि मुझे सिर्फ करप्शन पढ़ाना पड़ रहा है। उसका कारण ये भी होता है कि करप्शन को समझाने के लिए मुझे समाजवाद समझाना पड़ता है, समाजवाद की अर्थव्यवस्था का मॉडल समझाना पड़ता है, जो बैकग्राउंड में एक विद्यार्थी को पता होना चाहिए। फिर भी आप लोग पहले इसको सुनेंगे क्योंकि मुझे नहीं पता कि आपको समाजवाद के बारे में कितना पता है। चलिए, तो हम समझेंगे ये जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है ये क्या है और कैसे ये करप्शन के एक खास टाइप को जन्म देती है। क्या है समाजवादी अर्थव्यवस्था? तो पहले तो समझो, समाजवाद नाम की जो विचारधारा है वो मानती है कि समानता दुनिया का सबसे बड़ा मूल्य है, इक्वालिटी। यही इक्वालिटी वो लाना चाहती है। दो बड़ी विचारधाराएं दुनिया में हैं अर्थव्यवस्था को लेकर, पूंजीवाद या उदारवाद और समाजवाद। पूंजीवाद मानता है स्वतंत्रता सबसे बड़ा मूल्य है, उदारवाद मानता है स्वतंत्रता सबसे बड़ा मूल्य है। और स्वतंत्रता का मतलब उनके अनुसार है प्रतिबंधों से आजादी, कोई प्रतिबंध मत लगाइए। तो जब उदारवादी अर्थव्यवस्था बनाई जाती है, जिस उदारवाद का सबसे बड़ा मूल्य स्वतंत्रता है, तो उस अर्थव्यवस्था में प्रतिबंध हटाए जाते हैं। प्रतिबंध हटाने का क्या मतलब है? प्रतिबंध हटाने का मतलब होता है अर्थव्यवस्था में राज्य किसी को कोई काम करने से रोकेगा नहीं। आप ये नहीं कहेंगे कि इस काम को बिना लाइसेंस के नहीं कर सकते हो। अगर तुम चीनी उत्पादन करोगे तो उसका कोटा इतना फिक्स है, इससे ज्यादा नहीं कर पाओगे। आप लोगों को मांग और सप्लाई के अनुसार काम नहीं करने देंगे, मांग और आपूर्ति के अनुसार काम नहीं करने देंगे, ये सब नहीं चलेगा। लाल फीताशाही नहीं चलेगी। आर्थिक गतिविधियों पर किस तरह का प्रतिबंध नहीं चलेगा, जिसका जो मन हो करने दीजिए। ऐसी अर्थव्यवस्था में सरकार कुछ नहीं करती, राज्य अर्थव्यवस्था नहीं चलाता, क्योंकि राज्य अर्थव्यवस्था चलाएगा तो फिर राज्य क्या करेगा? मोनोपोली करता है। राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था होती है, मोनोपोली होती है। मोनोपोली का मतलब होता है कि केवल मान लीजिए दूरसंचार सेवाएं, टेलीफोनी सेवाएं, तो राज्य कहेगा कि बीएसएनएल या एमटीएनएल ही केवल टेलीफोनी सेवाएं देगा, प्राइवेट प्लेयर्स नहीं दे सकते। हवाई जहाज केवल एयर इंडिया उड़ाएगा, कोई बुनियादी ट्रेन केवल राज्य चलाएगा। इस भारत में भी है, सरकारी ट्रेन है सारी, प्राइवेट ट्रेन आप नहीं चला सकते। अब तो एक आध ट्रेन प्राइवेट आ गई है, लेकिन जनरली माना जाता था ट्रेन आप नहीं चला सकते, ट्रेन सरकारी चलाएगी। इसका तो आपने प्रतिबंध लगा दिया है। उदारवादी अर्थव्यवस्था मानती कि ऐसा नहीं होगा, मानती राज्य का अर्थव्यवस्था में कोई रोल नहीं होना चाहिए। इसलिए उदारवादी या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हस्तक्षेपकारी राज्य की संकल्पना को स्वीकार करती है। कुल मिला जुला के संक्षेप में समझ लो कि वो अर्थव्यवस्था जिसको तुम मुक्त अर्थव्यवस्था कहते हो, फ्री इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी, इसमें सारे क्षेत्र प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन होते हैं। चाहे तुम ट्रेन चलाओ, चाहे हवाई जहाज उड़ाओ, चाहे चीनी बनाओ, चाहे दूरसंचार सेवाएं दो, अर्थव्यवस्था में तुम प्राइवेट व्यक्ति की तरह से कुछ भी कर सकते हो, सरकार कोई प्रतिबंध नहीं लगाएगी। तुम रेल की पटरी अपनी बना लो, ट्रेन चलाओ, जैसे कनाडा में है, अमेरिका में है। कनाडा अमेरिका में जो ट्रेन है पूंजीवादी देशों में,
वो तमाम कंपनियों ने अपने लिए से बनाई है रेल की पटरी, जो मालगाड़ियों के चलने के लिए बनाई गई है, जिसका जो उपयोग करता है, जिन कंपनियों ने रेलगाड़ी की पटरी बनाई है, उनको उसका किराया देते हैं। तो जो पूंजीवादी राज्य हैं, उनका आइडिया क्या है? उनका आइडिया है गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू डू बिजनेस। सरकार का काम व्यवसाय करना नहीं है। सरकार में फिलॉसफी, संस्कृत, हिंदी साहित्य, इतिहास पढ़ के आए बाबू लोग, उनको व्यवसाय का क्या पता। आपने आज एक हिंदी साहित्य के आईएएस अधिकारी को कपड़ा मंत्रालय में डाल दिया, कल उसको कोयला मंत्रालय में सचिव बना के भेज दोगे। जिंदगी में कभी कोयले का काम नहीं संभाला है, आप उसे कोयला मंत्रालय चलाना चाहते हो। आप किसी एंथ्रोपोलॉजी वाले से हवाई जहाज एयर इंडिया का एमडी बना के उसको हवाई जहाज उड़ाना चाहते हो। परिणाम क्या होगा? सारी कंपनियां घाटे में चली जाएंगी, क्योंकि उसके पास कोई विशेषज्ञता नहीं है, एक्सपर्टीज नहीं है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करके आया है। पूंजीवादी राज्य मानते हैं कि राज्य का काम व्यवसाय करना नहीं है, राज्य का काम अर्थव्यवस्था चलाना नहीं, राज्य के पास कोई एक्सपर्टीज नहीं है अर्थव्यवस्था चलाने का, कोई विशेषज्ञता राज्य के पास नहीं। दूसरा, राज्य के पास प्रेरणा नहीं है। एक आईएएस अधिकारी की क्या प्रेरणा है कि कोयला मंत्रालय घाटे में जाए तो जाए, उसकी सैलरी तो मिल रही है। लेकिन एक प्राइवेट व्यवसायी जब वो कोई कंपनी खोलता है तो उस कंपनी को घाटे में नहीं जाने दे सकता, जी जान लगा देता है, पूरी अपनी क्षमता का प्रयोग करता है, क्योंकि उसके जीवन का लाभ उस कंपनी से जुड़ा हुआ है, उसके जीवन की गुणवत्ता उस कंपनी से जुड़ी हुई है। लेकिन आईएएस अधिकारियों से अगर तुम कपड़े की मिल चलवाओगे, कोयला निकलवाओगे, हवाई जहाज उड़वाओगे, ट्रेन चलवाओगे, तो उनके लिए क्या मतलब है? रेलवे घाटे में जाए तो जाए। वो अपने बाबूगिरी के आधार पर रोज दफ्तर जाएंगे, दफ्तर में 9 से 5 बैठेंगे या 6 बजे तक बैठेंगे, शाम में दफ्तर से आराम से घर चले गए। अगले साल बजट में आ जाएगा कि रेलवे में घाटा हो गया। लेकिन एक निजी व्यवसायी 9 से 5 काम करके घर नहीं जा सकता। इसलिए यह माना जाता है पूंजीवादी उदारवादी मॉडल में अर्थव्यवस्था आजादी से चलेगी, और आजादी का मतलब है सरकार का कोई दखलंदाजी, सरकार का कोई हस्तक्षेप अर्थव्यवस्था में ना हो। इनफैक्ट सरकार अर्थव्यवस्था में भाग ही ना ले। इसी से क्या पनपता है? इससे पनपता है पूंजीवाद। जब सरकार किसी को ट्रेन चलाने की पूरी छूट दे रखेगी, कोई हवाई जहाज उड़ाएगा, कोई यूनिवर्सिटी चलाएगा। आपको एक बार कक्षा में बताया था कि जितनी दुनिया की सबसे टॉप यूनिवर्सिटीज हैं उसमें ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज को छोड़ के सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। ये जो हार्वर्ड, प्रिंसटन, बर्कले, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज तुम सुनते हो अमेरिका की, ये सब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है। सरकार इनको कुछ फंड देती है, इनको कुछ ग्रांट वांट देती है, लेकिन ये अपनी फंडिंग मूलतः बाजार से जुटाते हैं। ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है। दुनिया की सारी टॉप यूनिवर्सिटीज प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है। तो इस तरीके से ये जो आइडिया है, इस आइडिया में पूंजीवाद पनपेगा, क्योंकि जब आप हर काम अर्थव्यवस्था का व्यवसायियों और व्यक्तियों पर छोड़ देंगे तो फिर उस व्यवसाय को करने वाला व्यक्ति जो उससे धन संपत्ति कमाएगा उसकी होगी, राज्य की थोड़ी होगी। राज्य रेलवे चलाए तो रेलवे प्रॉफिट में जाएगा, तो प्रॉफिट राज्य के पास आएगा। एक आदमी रेलवे चलाएगा तो प्रॉफिट आदमी के पास आएगा। गांधी पढ़ाते समय पढ़ाया था ना, स्वतंत्र व्यक्तिवाद, प्राइवेट ओनरशिप। पूंजीवाद में प्राइवेट ओनरशिप है। मैंने अपनी क्षमता से व्यवसाय खड़ा किया तो उससे बनाई गई संपत्ति मेरी है, उस संपत्ति पर मेरा अधिकार है। तो उदारवादी अर्थव्यवस्था का मॉडल संपत्ति के अधिकार की बात करता है, संपत्ति निजी है, इसे कहते हैं प्राइवेट सेक्टर। पूंजीवाद प्राइवेट सेक्टर पर टिका हुआ है, सारा कुछ प्राइवेटाइज हो जाएगा। प्राइवेट मतलब अलग अलग व्यवसायिक समूह, अलग अलग व्यक्ति काम धंधों को अपने निजी काम धंधों की तरह चलाएंगे, राज्य उसमें दखल नहीं देगा। समाजवाद इसका बिल्कुल उल्टा है। समाजवाद कहता है कि दुनिया का सबसे बड़ा मूल्य समानता है, और समानता के लिए मानता है कि समानता की में सबसे जरूरी समानता जो है क्या है? सबसे जरूरी समानता है दुनिया के हर इंसान की बुनियादी जरूरत की पूर्ति। अब दुनिया के हर इंसान की बुनियादी जरूरत की पूर्ति कैसे होगी? समाजवाद कहेगा कि दुनिया के हर इंसान की बुनियादी जरूरत की पूर्ति तब होगी जब गरीब आदमी तक संसाधन पहुंचे। लेकिन गरीब आदमी तक संसाधन पूंजीवाद से तो पहुंचेगा नहीं, क्योंकि पूंजीवाद में पूंजीपति जो संसाधन बनाएंगे उसको रख लेंगे, उससे तो असमानता बढ़ेगी, संसाधनों का केंद्रीकरण हो जाएगा। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था के मॉडल में क्या माना जाता है कि अगर गरीब आदमी तक संसाधन पहुंचवाने हैं तो 2 काम करने पड़ेंगे। एक, सारी आर्थिक गतिविधियां उत्पादन और वितरण की राज्य के हवाले कर दो। जब उत्पादन राज्य करेगा, वितरण राज्य करेगा, तो राज्य हर नागरिक का कोटा फिक्स कर देगा। इनको महीने में 5 लोग इनके घर में है 5 किलो चीनी मिलेगी, इनको गैस का 2 सिलेंडर मिलेगा महीने में, इनको इतने यूनिट बिजली मिलेगी। राज्य क्या कर देगा? नागरिकों का कोटा फिक्स कर देगा, और उसी कोटा के आधार पर सरकार सारी बुनियादी जरूरत जब बांटेगी तो वो हर नागरिक की बुनियादी जरूरत को पूरा करेगी, क्योंकि सरकार लाभ के लिए काम नहीं करेगी अर्थव्यवस्था में, सरकार कल्याणकारी राज्य की आइडिया के हिसाब से गरीब आदमी को भी बुनियादी जरूरतों की पूर्ति उसकी करके मुख्य धारा में लाने की कोशिश करेगी। तो जो एक कल्याणकारी राज्य का मॉडल है, इसमें सरकार उत्पादन करे और सरकार ही वितरण करे। जब सरकार ही उत्पादन करेगी और सरकार ही वितरण करेगी तो सरकार के पास जितना संसाधन होगा उसी सीमित संसाधन के हिसाब से सरकार सारे नागरिकों का कोटा फिक्स कर देगी। जैसे मान लीजिए एक राज्य में 5 लाख किलो चीनी पैदा होती है, और राज्य में मान लीजिए 1 लाख परिवार है, तो राज्य क्या तय कर लेगा? एक परिवार को 5 किलो चीनी हम दे सकते हैं, हमारे पास मौजूद चीनी की मात्रा और परिवारों की संख्या के आधार पर उसने इस तरह का फार्मूला बना दिया। दूसरा, राज्य अर्थव्यवस्था के बुनियादी क्षेत्र में जिनका संबंध बुनियादी जरूरतों से, वहां बाजार नहीं आने देगा। कुछ विलासिता की वस्तुओं में जिसका संबंध बुनियादी चीजों से नहीं है, उन विलासिता की चीजों में राज्य बाजार को अनुमति दे सकता है समाजवाद में। लेकिन वहां भी राज्य क्या करेगा? कहेगा लाइसेंस लो तभी वो गतिविधि कर सकते हो। हर आर्थिक गतिविधि तुम कर नहीं सकते, जो बुनियादी चीज है सब पर राज्य का कब्जा होगा। राज्य ने अगर मान लिया नमक बुनियादी चीज है, चीनी बुनियादी चीज है,
बस बुनियादी चीज है, रेलवे बुनियादी चीज है, तो रेलवे तुम नहीं चला सकते, बस तुम नहीं चला सकते, बस सारी सरकारी होगी, रेलवे सारी सरकारी होगी, चीनी बनाने वाली सारी चीनी मिल सरकारी होगी। जो बुनियादी होगा वो सरकारी। गैर बुनियादी चीजें कुछ विलासिता की जो हो सकती हैं उनमें बाजार को अनुमति दी जाएगी, लेकिन वहां भी कोटा फिक्स किया जाएगा। इतना ही उत्पादन कर सकते हो, लाइसेंस लेकर उत्पादन करना पड़ेगा, परमिट लेना पड़ेगा, इसलिए इसको कहते हैं कोटा परमिट राज, कोटा परमिट लाइसेंस राज। और सरकार इंस्पेक्टर्स की एक बहुत बड़ी फौज बनाएगी जिनका दो काम होगा। एक इंस्पेक्टर की फौज क्या करेगी, वितरण करेगी, किस नागरिक को कितना मिले, सप्लाई इंस्पेक्टर, मार्केटिंग इंस्पेक्टर सामान खरीदेगा, सप्लाई इंस्पेक्टर सप्लाई करेगा। सरकारी दुकानें बनाई जाएंगी, कंट्रोल की फेयर शॉप, फेयर राशन शॉप, उसे हर महीना आप राशन कार्ड लेके जाएंगे, वो राशन कार्ड दिखाएंगे तो सरकारी दुकान से आपको सामान मिलेगा। पूरा आर्थिक ढांचा सरकार इस तरह चलाएगी। और दूसरा इंस्पेक्टर क्या करेंगे, दूसरा इंस्पेक्टर बाजार में घूमेंगे, देखेंगे कि जिस क्षेत्र में सरकार ने कुछ सीमित तरीके से व्यवसायियों को अनुमति दे रखी है, जो गैर बुनियादी चीजें वहां व्यवसाय करने की, उत्पादन करने की अनुमति दे रखी है, वहां कहीं बिना लाइसेंस के तो कोई काम नहीं कर रहा है, कोई ज्यादा उत्पादन तो नहीं कर रहा है जितना उसको कोटा दिया गया है। तो सेल्स टैक्स इंस्पेक्टर होगा, घूम घूम के देखेगा कितना सेल कर दिए तुम, जितने सेल का कोटा था उससे ज्यादा सेल तो नहीं किए, उत्पादन कितना किए। तो तमाम तरह के इंस्पेक्टर, सप्लाई इंस्पेक्टर, मार्केटिंग इंस्पेक्टर, सेल्स टैक्स इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, पूरा इंस्पेक्टर्स की फौज खड़ी हो जाएगी, इसलिए इसको इंस्पेक्टर राज भी कहते हैं। इस तरीके से राज्य अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करेगा। इस अर्थव्यवस्था को कहते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी, स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी, राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था। इसमें राज्य का पूरा हस्तक्षेप होगा। तो एक अहस्तक्षेपकारी राज्य का मॉडल है और एक हस्तक्षेपकारी राज्य का मॉडल है। समाजवाद इसी हस्तक्षेपकारी राज्य के मॉडल को, कोटा परमिट इंस्पेक्टर राज को, सरकार के द्वारा संसाधनों का उत्पादन और वितरण को, इसको स्वीकार करता है। ठीक है, तो अब जरा आओ इस समाजवादी अर्थव्यवस्था को अगर समझ गए तो इसकी विशेषताएं क्या है। इसकी विशेषता है, तो पहली विशेषता क्या हो गई, राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था, स्टेट कंट्रोल इकोनॉमी। नंबर 2, हर नागरिक की बुनियादी जरूरतों से जुड़ी सामग्री का राज्य द्वारा वितरण। स्टेट क्या करेगा, इकोनॉमी खुद चलाएगा और हर नागरिक का राशन कार्ड बनाएगा, हर नागरिक का कोई कार्ड बनाएगा, उससे हर नागरिक की हकदारी तय करेगा और उनको जरूरी चीजें स्टेट बांटेगा। तीसरा, बाजार को बुनियादी चीजों के उत्पादन से बाहर कर दिया जाएगा। जैसे आप में से कुछ लोग हो सकता है जानते हो, अपने पिताजी से पूछेगा बताएंगे। भारत में जब समाजवाद अपने पीक पर था 91 से पहले, 1991 के बाद से भारत में उदारीकरण आया, पूंजीवाद की तरफ गए। 91 से पहले भारतीय राज्य में आप खुले बाजार से चीनी नहीं खरीद सकते थे, चीनी नहीं मिलती थी, चीनी भी सरकारी दुकान से मिलती थी और उतनी ही मिलती जितना आपका कोटा था। आपके घर में 5 लोग हैं और मान लीजिए एक आदमी को 1 किलो चीनी का कोटा है, तो 5 किलो चीनी ही आपको महीने मिलेगी। उसे चाहे मिठाई बना लो, चाहे चाय पी लो, जो करना है कर लो। शादी ब्याह आपके घर में पड़ गया तो स्पेशल रिक्वेस्ट एप्लीकेशन दीजिए सरकार को, तो एसडीएम, तहसीलदार, कोई कॉम्पिटेंट अधिकारी, सप्लाई इंस्पेक्टर पास करेगा कि आपके घर शादी है, तो 50 किलो 100 किलो चीनी आपको अतिरिक्त दी जाएगी। राशन कार्ड, शादी का कार्ड लगाइए, अब मिलेगी। भारत में उस समय गैस सिलेंडर सबके घर में नहीं था, तो केरोसिन ऑयल से लोग अपने घर में चूल्हा जलाते थे। इसको कहीं घासलेट कहते हैं, कहीं मिट्टी का तेल कहते हैं, कहीं केरोसिन ऑयल कहते हैं। उसी से घरों में प्रकाश होता था क्योंकि बिजली से घर घर नहीं पहुंची थी। बड़े शहरों में सिर्फ लाइट आती थी, वो भी 16-17 घंटे आती थी। बड़े बड़े शहरों में 16-17 घंटे लाइट आती थी। गाँव कस्बों की बात ही छोड़ दीजिए, लाइट नाम की चीज ही नहीं थी। सारी सिंचाई उचाई किसान डीजल से करते थे, पंपिंग सेट से। तो जो ये मॉडल था उसमें खाद भी सरकार बांटती थी। खाद की दुकान से सरकार से खाद ले आओ, तुम्हारा कोटा है उतना ही मिलेगी। मुक्त बाजार नहीं था, उसमें हर जरूरत की चीज, केरोसिन ऑयल तुमको 5 लीटर मिल गया, चीनी 5 किलो मिल गई, अब महीने भर का काम चलाओ। तो हम लोग जैसे लोग जो उस एरा में रहे हैं, उनका एक बड़ा काम 80 के दशक में यही हुआ करता। जब हम छोटे थे तो 83-84 में, 83-84 में, 85-86 में महीने के पहली तारीख से लेके 10वीं तारीख तक एक गैलन या टिन का कनिस्टर लेके रोज भाग के साइकिल से कंट्रोल की दुकान पे जाते थे कि केरोसिन ऑयल आया कि नहीं आया, चीनी आई कि नहीं आई। लंबी लाइन लगी होती थी। चीनी किसी दिन आई, पहले से 7 दिन के भीतर कभी आई, आने के बाद जरूरी नहीं कि आप तक पहुंच जाए, हो सकता है शुरुआती कुछ लोगों तक खत्म हो जाए, फिर दूसरी खेप आएगी तब आपको मिलेगी। बड़ा सोच जुगाड़ लगाना पड़ता था पहली खेप में चीनी मिल जाए। अब जरा सोचिए किसी महीने में लेट होने लगे तो क्या होगा। आपके घर चाय नहीं बन सकती, आपके घर वो लालटेन होती थी जिससे प्रकाश होता था, वो नहीं जल सकता। बच्चे पढ़ेंगे कैसे, खाना किस पर पकेगा। तो गंभीर समस्या थी। तो पूरा देश लाइन में लगा रहता था महीने के पहले शुरुआती 8-10 दिन में। कोई दौर था जहां चीजें जितनी आसानी से आप जाते हैं और चीनी खरीद लाते हैं, नमक खरीद लाते हैं, गैस सिलेंडर तुरंत फोन किया गया, ऐसा नहीं था ये देश। सब कुछ बहुत सीमित मात्रा में था और बड़ी मशक्कत करनी पड़ती थी। सब सरकारी था। टेलीफोन आप लगवाना चाहते हैं, महीनों टेलीफोन के दफ्तर में दौड़िए, तब फिर सरकारी विभाग टेलीफोन की अनुमति देगा। फिर महीनों दौड़िए, तब आपकी यहां लाइन जुड़ी जाएगी। और अगर कोई खराबी होगी तो महीनों भागिए, तब वो लाइन ठीक, लाइनमैन आएगा, ठीक करेगा। टेलीफोन का लाइनमैन, तब पीएनटी सिस्टम होता था, फिक्स वाला डोंगा वाला फोन होता था। जो टेलीफोन का लाइनमैन होता था वो भी कलेक्टर की तरह बिहेव करता था। 10 बार उसके साथ पास जाके हाथ पैर जोड़ो, तब वो किसी लाइन में आई खराबी को दूर करने आता था। बिजली में आपकी कुछ खराबी आ गई जो थोड़ा बहुत 4-8 घंटे आ रही,
तो खराबी आ गई, उसके लिए लाइनमैन के पास जाके हाथ पैर जोड़ो, उसको आने पे घूस दो, क्योंकि सरकारी है। तो एक समय भारत में हर सेवा लेने के बदले इस तरह का जब बुनियादी चीजों को बाहर बाजार से बाहर कर दिया तो क्या था इसका मतलब? इसका मतलब था सरकार की अर्थव्यवस्था के बहुत सारे क्षेत्रों एवं गतिविधियों में, जिसको कहते हो मोनोपोली, एकाधिकार। मतलब आपके पास कोई विकल्प नहीं है, ट्रेन का टिकट जाके सरकार की विंडो से लेना पड़ेगा, वो क्लर्क चाहेगा तभी टिकट मिलेगा। खड़े रहो लाइन में, अंदर से टिकट करता रहेगा, देखते रहो। ज्यादा चूं चपड़ करोगे तो तुम्हारा नंबर जब आएगा कह देगा टिकट खत्म। पर कोई सिस्टम नहीं था आज की तरह कि आईआरसीटीसी की वेबसाइट पे गए, मेक माई ट्रिप की वेबसाइट पे गए, क्लियर ट्रिप की वेबसाइट पे गए और चेक कर लिया किस ट्रेन में कितनी बर्थ है। ऐसा नहीं था, कोई पारदर्शिता नहीं। तो टिकट लेने के लिए आप रेलवे के काउंटर पर टिकट बुकिंग वाले क्लर्क का हाथ पर जोड़िए, उसकी तानाशाही बर्दाश्त कीजिए, फोन लगाने वाले की तानाशाही बर्दाश्त कीजिए, जो आपको चीनी दे रहा है उस कंट्रोल की दुकान वाले की तानाशाही बर्दाश्त कीजिए। एक अधिकार, ये जो मॉडल है इसको हम कहते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। अब जरा देखो, इस समाजवादी अर्थव्यवस्था ने करप्शन को संस्थागत बना दिया। इससे दुनिया में जहां जहां सोशलिस्ट रिजीम आई वहां करप्शन पीक पर चला जाता है। समाजवाद सुनने में बहुत अच्छा लगता है, सारी अर्थव्यवस्था राज्य चलाएगा, सबको बराबर संसाधन बांटे जाएंगे, लेकिन होगा कैसे? इससे तुम पाते हो कई चीजें हुई, कई खराबियां आई। क्या हुआ? इससे हुआ सरकार का संसाधनों पर पूर्ण नियंत्रण एवं वितरण पर एकाधिकार। डिस्ट्रीब्यूशन सरकार करेगी और उत्पादन कंप्लीटली सरकार के हाथ में है। जरा बताओ, सरकार ही उत्पादित करेगी, सरकार ही बांटेगी और जनता सरकार के द्वारा बांटी गई इस चीज पर पूरी तरह निर्भर होगी। तो क्या इससे बना? क्या इससे बना? जनता की बुनियादी जरूरतें सरकार के द्वारा पूरी होंगी, इसलिए जनता के जीवन पर सरकार एवं शासन का पूर्ण नियंत्रण। जो जनता सरकार के द्वारा बांटे जाने वाले संसाधनों पर निर्भर है, वो जनता सरकार की दया पर निर्भर है। बताओ इससे जनता क्या बनेगी? स्वामी या सरकार स्वामी बनेगी? जो बांट रहा है, जिसके संसाधन के बांटने से आपकी जिंदगी चल रही है, वो ताकतवर है कि जो हर महीने लाइन लगा के राशन की दुकान के बाहर खड़ी जनता वो ताकतवर है? कहेंगे सरकार ताकतवर है, शासन का ढांचा ताकतवर है। लेकिन आपने संविधान में क्या लिखा है? संविधान में तो लिखा है हम भारत के लोग ताकतवर हैं। क्या किया इस समाजवाद ने? उसको उलट दिया। इससे क्या हुआ? इससे नौकरशाही की ताकत बहुत बढ़ गई। ऐसी ताकत हो गई, इसके पास आगे निरपेक्ष शक्ति, एब्सोल्यूट पावर। क्या बन जाएगी ऐसी नौकरशाही? क्योंकि सरकार को चलाएगी कौन? आप यहां लिख दीजिए, सरकार चलाने वाली नौकरशाही की ताकत बढ़ गई। क्योंकि जो वितरण करेगी कौन करेगी? नौकरशाही करेगी। ये सब जनता नौकरशाही पर क्या हो गई? निर्भर हो गई। तो ये जो है नौकरशाह क्या बन गए? इससे आप नीचे लिखिएगा, मैं ऊपर लिख रहा हूं, इससे नौकरशाह क्या बन गए? स्वामी बन गए। जनता इनकी दया पर क्या हो गई? निर्भर। अगर नौकरशाह चाह लेगा तो तुम्हारी जिंदगी नहीं चलेगी, क्योंकि सारी बुनियादी चीजें उसी की मर्जी से तुम्हारे पास आ रही हैं। दूसरा क्या हुआ? जनता के पास संसाधनों के संदर्भ में सरकार के अलावा कोई विकल्प नहीं। तो क्या बन गई? विकल्पहीनता। चीनी सरकार देती है, उसके अलावा कहीं से नहीं ले सकोगे। सिम सरकार देता है, उसके अलावा कहीं से नहीं ले सकोगे। आज की तरह नहीं है कि एयरटेल का सिम पसंद नहीं आया तो जियो से ले लिए, जियो का पसंद नहीं आया एयरटेल से ले लिए। आज कंज्यूमर की ताकत ज्यादा है बाजारवाद में, क्योंकि उसी सेवा उसी चीज को बहुत सारी कंपनियां बांट रही हैं। आप अलग अलग जगह से चीज ले सकते हैं। आपको मवाना की चीनी पसंद नहीं आई, आप फॉर्चून की ले लीजिए। फॉर्चून की नहीं पसंद आई, किसी और ब्रांड की ले लीजिए। दसियों कंपनियां चीनी बना रही हैं, उनमें अलग अलग कंपनियां प्रतिस्पर्धा करके अपनी चीनी को ज्यादा बेहतर पैकेज कर रही हैं। बाजार में आपके पास विकल्प भरे पड़े हैं, लेकिन यहां नहीं। यहां जनता के पास कोई विकल्प नहीं। तो विकल्पहीन जनता क्या है? मजबूर है। इससे क्या हुई? इससे जनता कैसी है? मजबूर है। जनता मजबूर है। तो क्या बना? सरकार के ढांचे में बैठे लोग हो गए ताकतवर, उनको होना चाहिए था सेवक, और जनता जिसको होना चाहिए था स्वामी वो हो गई मजबूर। इससे क्या बना? इससे जो सिस्टम बना, क्या बना? नौकरशाही ये बन गई स्वामी और जनता बन गई क्या? दास। दास कौन होता है? जो मांगता रहता है हमेशा, हमको दे दीजिए। जनता तभी से एप्लीकेशन लिख रही है, सेवा में सविनय निवेदन है, 5 किलो चीनी दिलवा दीजिए, 50 किलो चीनी दिलवा दीजिए, घर में शादी पड़ी है, आपकी बहुत कृपा होगी,
सेवा में श्रीमान महोदय, आपसे विनम्र निवेदन है कि प्रार्थी बहुत परेशान है। ये जो जनता एप्लीकेशन लिख रही है, जिसमें बार बार हर चीज में याचना करती रहती है, वो यही समाजवादी मुल्क ने उसको करवाया है। परिणाम क्या हुआ? समाजवाद ने जनता की संप्रभुता के आइडिया को तोड़ दिया, ऐसी जनता की ताकत छीन ली। इस जनता में प्रतिरोध करने की क्षमता समाप्त हो गई। आपको संसाधन देने वाला एक स्रोत है, नौकरशाही है, और उसके अलावा संसाधन कहीं से आप ले नहीं सकते, आप मजबूर हैं, तो आप प्रतिरोध नहीं कर सकते। इससे क्या पनपा? इसे समाजवाद ने जन्म क्या दिया? इस समाजवादी अर्थव्यवस्था में नौकरशाही हो गई। इसके पास क्या आ गई? निरंकुश शक्ति, इसके ऊपर कोई अंकुश नहीं। इसलिए क्या हो गई? ये उत्तरदायित्व विहीन, ये जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं रह गई। जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं रहेगी। जो जनता के प्रति उत्तरदायी ब्यूरोक्रेसी होगी, कौन होगी? तो जनता ताकतवर है। जहां ब्यूरोक्रेट सब कुछ बांट रहा है, जनता उसके सामने हाथ जोड़ के खड़ी है, वो जनता इस ब्यूरोक्रेसी को कैसे उत्तरदायी बनाएगी? इसलिए अकाउंटेबिलिटी निकल गई, तो निरंकुश शक्ति, उत्तरदायित्व खत्म। तो क्या हुआ इससे? इससे पारदर्शिता समाप्त। तो क्या आया? इससे आया मनमानापन। ब्यूरोक्रेट्स क्या हो गए? मनमाने हो गए, निरंकुश हो गए। क्या करने लगे? इस पारदर्शिता खत्म होने, मनमानेपन से क्या करने लगे? पद का दुरुपयोग। और इस पद के दुरुपयोग से क्या बनी? रिश्वतखोरी की संस्कृति। जो 5 किलो चीनी तुम्हारा कोटा है, राशन की दुकान पे तुम जाओगे, तुम्हारे राशन कार्ड के हिसाब से 5 किलो चीनी मिलनी चाहिए, लेकिन तुमको कंट्रोल की दुकान वाला 3 किलो देगा। लेना है तो ले लो, नहीं 3 किलो भी नहीं मिलेगी। 2 किलो कहां जाएगी? 2 किलो में हर आदमी का 250 ग्राम सप्लाई इंस्पेक्टर के पास चला गया, 250 ग्राम कंट्रोल की दुकान चलाने वाले ने मार दिया, 500 ग्राम कलेक्टर और एसडीएम के पास चला गया, 1 किलो मंत्री के पास चला गया। बंदर बांट हो गई। इसी को हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने क्या कहा था कि हम ऊपर से 1 रुपया भेजते हैं तो नीचे 15 पैसा पहुंचता है, 85 पैसा खा जाएंगे लोग बीच में। आप जानते हैं क्यों खा रहे हैं, लेकिन अगर उसका विरोध करेंगे तो जो 15 पैसा मिल रहा है वो भी मिलना बंद हो जाएगा। क्या किया? इस समाजवाद ने देश में रिश्वतखोरी का कल्चर बना दिया। बेबस जनता अपनी जो हकदारी है, उस हकदारी का 50-60% ब्यूरोक्रेट्स के लिए छोड़ने के लिए तैयार हो गई। उसी में से ब्यूरोक्रेट्स, मंत्री, एमएलए, एमपी सब ने अपना अपना क्या क्या हिस्सा बांट लिया। तो ऊपर से संसाधन आ रहा है जनता के लिए समाजवाद में, उसी में से 50-60% शासन के अलग अलग स्तर पर मंत्री, विधायक, ब्यूरोक्रेट, सप्लाई इंस्पेक्टर, ये सब खा गए। बचा हुआ 30-40%, 20% जनता तक पहुंचेगा। वही आज भी चला रहा है। सब्सिडी आती है, जनता को सब्सिडी अगर लेनी है तो सब्सिडी का एक बड़ा हिस्सा उसको छोड़ना पड़ेगा उन अधिकारियों के लिए जो अधिकारी उसको पास करेंगे, तभी आपको सब्सिडी मिल सकती है। तो समाजवाद ने क्या किया? रिश्वतखोरी को मुख्य धारा मिला दिया। रिश्वत मांगने का कल्चर बन गया। जनता को रिश्वत देते देते रिश्वत देने की आदत पड़ गई। अब ब्यूरोक्रेट्स को रिश्वत अपनी हकदारी लगने लगी कि बिना लिए दिए कहां काम होगा। इसने रिश्वतखोरी की संस्कृति बना दी। इसकी क्या हो गई? इसकी सामाजिक स्वीकारता बन गई। जो जनता 50-60 साल से आजादी के बाद से अपनी हकदारी छोड़ने की आदी हो गई, उसने मान लिया कि बिना दिए काम नहीं होता। इससे समाजवाद ने क्या कर दिया? इसी मनमानेपन से इसने क्या कर दिया? इसने भ्रष्टाचार को क्या बना लिया? संस्थागत बना दिया। जिस विभाग में जो आईएएस गया, चीनी मंत्रालय में गया तो चीनी खा गया, कोयला मंत्रालय में गया कोयला खा गया, चारा मंत्रालय में गया चारा खा गया, ब्यूरोक्रेट भी चारा खा गया, मुख्यमंत्री भी खा गया चारा, जानवरों का चारा खा गए, बच्चों का पोषण खा गए, गरीब जनता का किरोसिन ऑयल पी गए। ये सब डकार गए। कौन? मंत्री, नेता, ब्यूरोक्रेट, सबने मिलजुल के संसाधन एक खाए। इससे पूरा करप्शन हमारे देश में संस्थागत हो गया। तुमने एक लाइन सुनी होगी, शक्ति भ्रष्ट बनाती है और पूर्ण शक्ति पूर्ण रूपेण भ्रष्ट बनाती है। पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। शक्ति भ्रष्ट बनाती है, पूर्ण शक्ति पूर्ण रूपेण भ्रष्ट बनाती है। नारा यही है कि अगर आप किसी को पूर्ण शक्ति दे देंगे, उत्तरदायित्व हटा देंगे, तो मोनोपोली हो गई। वही मोनोपोली, एकाधिकार भी इसमें। वो चीज कहीं और से तुमको मिलेगी भी नहीं, वहीं से मिलेगी। जो दे रहा है उसके पास कंप्लीट पावर है, उसकी मर्जी पर है तुमको दे ना दे। तुम्हारा राशन कार्ड कोई आरोप लगा सस्पेंड कर दे, ज्यादा विरोध करोगे राशन कार्ड 2 महीने सस्पेंड हो जाएगा। बिना चीनी और बिना तेल के गुजारा करोगे, जिंदगी की बुनियादी जरूरत पूरी नहीं कर पाओगे, मजबूर हो जाओगे, हथियार डाल दोगे। जनता को मनमानापन सहने की आदत पड़ गई। ब्यूरोक्रेट्स अपने आप को स्वामी मानने लग गए। ऐसी ब्यूरोक्रेसी ने भ्रष्टाचार को अपना विशेषाधिकार मान लिया। अच्छा, इससे क्या हुआ? किसी राज्य में कौन वर्ग होता है जो किसी खराब संस्कृति को, कुरीति को, अनैतिकता को रोक सकता है? युवा वर्ग, नई जनरेशन। समाजवाद ने किया क्या? समाजवाद ने जब ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में इतनी ताकत दे दी, क्योंकि समाजवादी राज्य मूलतः वितरणकारी राज्य होता है, सारे वितरण के संसाधन ब्यूरोक्रेट्स के कब्जे में है, वही बांटेंगे, तो ब्यूरोक्रेसी और सरकार का हर पद पावर का पद बन गया, करप्शन का पद बन गया। परिणामस्वरूप देश के युवकों और युवतियों में जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनमें सबसे बेहतर करियर का जो विजन बना, वो क्या विजन बना? आईएएस बन जाए। जो आईएएस की लालसा पैदा हुई ना दुनिया में, ब्यूरोक्रेसी कहीं भी टॉप किसी विकसित मुल्क में जाओगे, वहां का युवा ब्यूरोक्रेसी में नहीं जाना चाहता,
क्योंकि ब्यूरोक्रेसी के पास पावर ही नहीं। ब्यूरोक्रेसी सिर्फ नीति बनाती है, पॉलिसी बनाती है। कोई टॉप इंजीनियर ब्यूरोक्रेट नहीं बनना चाहता अमेरिका यूरोप में। भारत में इंजीनियर ब्यूरोक्रेट बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि समाजवाद ने जो ब्यूरोक्रेसी के बारे में आइडिया बनाया कि यहां एक बार पहुंच गए तो पावर ही पावर है, राज्य के संसाधनों की लूट है। इससे राज्य के युवक युवतियों में सिविल सेवा में जाने की चाह बहुत बढ़ गई। अब बताइए, जब पढ़े लिखे लोग ही करप्ट बनने पर आमादा हैं, करप्ट बनने के लिए परेशान हैं, वो किसी तरह से ब्यूरोक्रेसी में आना चाहते हैं, क्योंकि उनके आते ही उनके पास में क्या आ जाएगी? यही निरंकुश शक्ति, यही मनमानापन। तो समाज में ब्यूरोक्रेट्स बन गए ताकतवर। उसी ताकत ने युवकों में ग्लैमर पैदा किया, युवतियों में ग्लैमर पैदा किया, आईएएस का, आईपीएस का। पूरा समाज उसी ग्लैमर के कारण आईएएस आईपीएस बनने की तरफ भागने लगा। पूरे समाज का क्या हो? नैतिक पतन। क्योंकि पूरा समाज का जो युवा है वो क्यों आईएएस बनना चाहता है? करप्ट बनने के लिए, पावर के लिए। परिणाम स्वरूप सिविल सेवा भ्रष्टाचार करने की उम्मीद से आई युवकों युवतियों से, शक्ति की लालसा में आई युवकों युवतियों से भर गई। अब जब किसी देश के युवा भ्रष्टाचारी बनने पर आमादा हैं, इसीलिए सिविल सेवा में जा रहे हैं, सबसे बेहतर करियर ऑप्शंस को मानते हैं, भ्रष्टाचार खत्म कौन करेगा? तो पढ़े लिखे लोग ही भ्रष्टाचारी बनने के लिए परेशान हैं। समाजवाद ने ऐसा आइडिया पैदा कर दिया, बस एक बार सरकार में आ जाओ तो सारा राज्य का माल तुम्हारा, राम नाम जपना, पराया माल अपना। तो ये जो आइडिया है, इस आइडिया ने क्या किया? भ्रष्टाचार पैदा किया। इसी आइडिया ने जनता को शक्तिहीन बना दिया। भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रतिरोध जनता का क्या कर दिया? खत्म कर दिया। जनता को आदत डाल दी कि सरकारी डिपार्टमेंट का चक्कर काटती रहे, हाथ जोड़ती रहे, हमारा काम कर दीजिए, क्योंकि वो ब्यूरोक्रेट को माई बाप मान बैठी है। इतनी बार हाथ जोड़ता देख के जनता को ब्यूरोक्रेट के दिमाग में भी आ गया कि हाँ मैं माई बाप हूं। वो अपने आप को सेवक नहीं मानने लगा। इससे क्या हुआ? इससे नौकरशाहों में क्या पैदा हुई? अभिजात्यता पैदा हुई। उनमें सेवक का भाव समाप्त हो गया। सिविल सेवा शक्ति प्राप्त करने का तथा धन कमाने का आकर्षक कैरियर बन गई, जिसने इसी चाहत को रखने वाले युवाओं और युवतियों को सिविल सेवा की तरफ क्या किया? आकर्षित किया। परिणाम स्वरूप पढ़े लिखे लोगों में भी शक्ति की चाहत, भ्रष्टाचार की सामाजिक स्वीकारता बन गई। आप बहुत पढ़े लिखे हैं, आपके माता पिता पढ़े लिखे हैं, फिर भी आप भी और आपके माता पिता दोनों चाहते हैं कि आप सिविल सेवा में चले जाएं, क्योंकि आप सिविल सेवा में जाके क्या चाहते हैं? ताकत चाहते हैं। इसने क्या किया? पूरे सिविल सेवा के आदर्श को खत्म कर दिया। इससे क्या हुआ? इससे सिविल सेवा के बुनियादी मूल्य, वंचित वर्गों के प्रति करुणा, समानुभूति, सेवा का आदर्श व्यवहार में समाप्त हो गए। जब सिविल सेवा में आए ही लोग पावर की तलाश में हैं, तो ऐसे लोगों में न करुणा है, न संवेदनशीलता है। जैसे कहते हैं ना, पॉलिटिक्स में कौन लोग आना चाहते हैं? जो करप्शन करना चाहते हैं, जो चुनाव जीत के ताकत चाहते हैं। इसलिए पॉलिटिक्स ने खराब लोगों को अट्रैक्ट किया। इसी से आप सुनते हैं लोग कहते हैं कि पॉलिटिक्स अच्छे लोगों के लिए नहीं है। एक धारणा बन गई, पॉलिटिक्स अच्छे लोगों के लिए नहीं है। ठीक वही सिविल सेवा के लिए साथ हुआ। सिविल सेवा ने भी ताकत की चाहत रखने वाले लोगों को अट्रैक्ट किया, इसलिए सिविल सेवा सेवकों के लिए नहीं रह गई। जब इससे आप पाएंगे कि बुनियादी मूल्य ही खत्म हो गए, तो भ्रष्टाचार क्या होगा? राइट। तो भ्रष्टाचार की मूल वजह भारत में हमारी एआरसी कहती है समाजवाद की अर्थव्यवस्था का मॉडल है। मूल वजह नहीं, मतलब एक महत्वपूर्ण वजह। क्या पाते हैं आप? जैसे इन सब क्षेत्रों में बाजार लेके आए, आप पाएंगे सिविल सेवकों की ताकत खत्म हो रही है। जैसे हमारी जनरेशन में हम फोन लगवाने के लिए बहुत दौड़ते थे। जब फोन की क्षमता बनी, ये हुआ कि फोन लग जाए, क्योंकि हम सब बाहर पढ़ने के लिए निकलने वाले थे। घर में माता पिता चाहते थे कि बच्चों से कनेक्टेड रहें। उस समय पीसीओ हुआ करते थे, पब्लिक कॉलिंग ऑफिस, जहां से आप जाते थे, पैसा देते थे, वो वहां से फोन करते थे घर पर। जब हम लोग पढ़ने लिखने के लिए बाहर निकले भाई बहन, तो माँ बाप को लगा कि घर में फोन हो जाए तो बच्चों का हालचाल मिलता रहेगा। फोन लगवाने के लिए भागना शुरू किया। महीनों दफ्तर का चक्कर काटने के बाद भी फोन नहीं लग पाया। जब तक किसी ऐसे आदमी से नहीं कहलवाया जो परिचित था, ताकतवर था, उसने फोन विभाग में फोन करके कहा, तब फोन लगा। और फोन लगाने के लिए जो आए उनको घूस देना पड़ा। मजबूर है आप। आज कोई सरकारी बीएसएनएल का कर्मचारी आपसे आके कहे कि घूस दो तो तुम्हारे फोन लगाएंगे, तुम क्या कहोगे? कि तुम हमको घूस दोगे तभी तुम्हारा फोन नहीं लेंगे। क्यों लेंगे भाई? हमारे पास एयरटेल है, हमारे पास जियो है, हमारे पास वोडाफोन है, आइडिया है, तुम्हारा क्यों लेंगे? आज होड़ मची हुई है। जियो कह रहा हमारा ले लो, 3 महीने फ्री में, इतना टॉक टाइम देंगे। वो कह हमारा ले लो। कंपनियां आपके पास आके आपकी चापलूसी कर रही हैं। पहले जनता चापलूसी करती थी, अब कंपनियां कर रही हैं, क्योंकि विकल्प आ गए। विकल्प कहां से आए? अर्थव्यवस्था को आपने खोला। जिन क्षेत्रों में पहले केवल सरकार थी, उन क्षेत्रों में व्यवसायियों को आने दिया, कंपनियों को आने दिया, उन्होंने प्रतिस्पर्धा की, विकल्प क्रिएट किए, नागरिक के पास विकल्प हो गया।
आज आप यकीन करेंगे क्या, आप सोच सकते हैं कोई ऐसा कि चीनी लेने के लिए कोई घूस देगा कि 2 किलो चीनी चाहिए इसलिए घूस देंगे, 2 किलो का दाम देंगे चीनी का, लेकिन लेंगे 1.5 किलो? कोई मानेगा नागरिक ऐसा? कोई नहीं मानेगा। लेकिन एक समय हम 5 किलो चीनी लेने के लिए अपनी 2 किलो चीनी छोड़ देते थे, क्योंकि विकल्प नहीं था। पूंजीवाद ने क्या किया, विकल्प बनाए, चॉइस दी, क्या हो गया, कंज्यूमर किंग बन गया। आज उपभोक्ता राजा है, बाजार उसके पीछे भाग रहा है, ले लो भाई ले लो, सामान खरीद लो, हम उससे सस्ता दे रहे हैं, गुणवत्तापूर्ण दे रहे हैं, समय से दे देंगे। जीव आपसे नहीं कहता कि आज सिम ले जाओ, 3 महीना दौड़ते रहना, हमारे दफ्तर तब सिम जो है एक्टिवेट होगा। आज सिम लिया, कल एक्टिवेट हो जाएगा। वहां तो फोन के लिए आवेदन कर दिया 91 में 90 में, दौड़ते रहिए फोन डिपार्टमेंट में, महीनों दौड़ते रहेंगे, आपके यहाँ फोन नहीं लगेगा। वो समय खत्म हो गया। रेलवे लाइन, रेलवे डिपार्टमेंट के क्लर्क के सामने जो बुकिंग क्लर्क है विंडो पर, उसे गिड़ाइए कि टिकट कर दे, आप कहीं जाने की जरूरत नहीं। तमाम वेबसाइट्स हैं, उनसे कर लीजिए, ओपन है। क्या की पारदर्शिता, पारदर्शिता आते क्या हुआ, वो टेलीफोन विभाग के अधिकारी जो 90 के दशक में बहुत पावरफुल होते थे, आज उनका महत्व, सरकारी अधिकारियों का महत्व जीरो हो गया है, कोई पूछता नहीं उनको। जिस जिस क्षेत्र में हुआ वहां सब जगह सरकार का महत्व खत्म। मान लीजिए एयरलाइंस बहुत सारी आ गई, इंडिगो आ गई, विस्तारा आ गई, स्पाइस जेट आ गई, एयर एशिया आ गई, आकाशा आ गई, तो क्या आप, अब तो सरकारी रहने की एयर इंडिया, लेकिन सरकारी रही होती तो क्या आप सरकारी एयर इंडिया के किसी कर्मचारी से गिड़ाते कि हमको एयर टिकट दे दो? अरे भैया, आप सबसे सस्ता एयरलाइंस देखते, उस रूट पर कौन है, उसका टिकट वेबसाइट से बुक कर लेते। लेकिन अगर सिर्फ एयर इंडिया होती और आपको मजबूरी में कहीं जाना पड़ता फ्लाइट लेके, तो आपके सामने गिड़ाने के अलावा कोई चारा नहीं था। बाजार ने क्या किया, विकल्प बना दिए। विकल्प बनते क्या हो गया, जिन चीजों में हमारे पास विकल्प आ गए, सेवा कैसी है, सरकार से ज्यादा बेहतर। बीएसएनएल आज कोई नहीं लेता क्योंकि सेवा खराब है, प्राइवेट सेक्टर की सेवा बेहतर है। आज कोई माता पिता गांव का भी अपने बच्चे को अगर थोड़ी भी आय उसकी है तो सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाता, प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल की सेवा बेहतर है। जहां जहां बाजार ने ऑप्शन क्रिएट किए, अस्पताल खोला, लोग निजी अस्पताल में, प्राइवेट अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं, स्कूल खोला, सारे लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, सिम बेचने की कंपनी आई, सारे लोग प्राइवेट कंपनियों का सिम ले रहे हैं। सब जगह सरकार क्या होती गई, रोल बैक गायब। तो इन सभी जगहों पर ब्यूरोक्रेसी का महत्व क्या होता गया, खत्म। तो ब्यूरोक्रेसी का महत्व खत्म होता गया, तो आज कौन सा ब्यूरोक्रेट आपसे सिम बेचने के लिए घूस मांग सकता है? कौन सा ब्यूरोक्रेट आपसे सरकारी स्कूल में दाखिला दिलवाने के लिए घूस मांगेगा कि घूस दो नहीं तुम्हारे बच्चे सरकारी स्कूल में दाखिला नहीं होने देंगे? उल्टा परेशान है कि एनरोलमेंट करवा लो किसी तरीके से, खाना भी खिलाएंगे तब भी नहीं लोग जा रहे हैं, क्योंकि विकल्प है। समझ? तो इस तरीके से समाजवाद ने कैसे एब्सोल्यूट पावर, मनमानापन, संसाधनों की लूट, इसकी कार्य संस्कृति तय की, और नीचे से सारे वितरण जहां से होते हैं बुनियादी चीजों के, वहां घूसखोरी का एक कल्चर पैदा कर दिया। ये बात अगर आपको समझ में आई तो आप समझ गए कि आर्थिक मॉडल का करप्शन से क्या संबंध है। ये बात एआरसी में लिखी होगी। अब जिन्होंने एआरसी पढ़ी होगी वो समझ पाएंगे कि एकाधिकार होता है समाजवाद में, इससे भ्रष्टाचार आया था। वहां जनता कमजोर हो जाती है, ब्यूरोक्रेट की दया पर निर्भर होती है, इसलिए करप्शन आ जाता है। ये सब बात उम्मीद है कि आपकी समझ में आ गई होगी। और आपने चैट ऑफ करके क्लास की, मतलब चैट तो हो नहीं सकती, रिकॉर्डेड क्लास है, तो आप ज्यादा तन्मयता से सुन पाए होंगे बात को। तो जिन जिन लोगों को आज की क्लास समझ में आई हो वो समझ लेंगे कि उनको क्लास कभी कभी कम इसलिए भी समझ में आती है क्योंकि उनका दिमाग स्थिर नहीं रहता, चैट करने में, गप करने में, दोस्ती बनाने में इधर उधर भागता रहता है। कॉन्सेंट्रेट करो। चलिए एक और कारण मैं बता देता हूं, इसको भी अगर आपने पढ़ा, ये एआरसी कहती है सबसे मूल कारण एआरसी इसको मानती है। इसको मैं लोक प्रशासन नैतिकता में और विस्तार से समझाऊंगा ना? ये कारक है राजनीतिक कारक, पॉलिटिकल फैक्टर। एआरसी को एक बार ध्यान से पढ़िएगा। अब ये कारक बहुत बड़ा है, इसको समझाने की बहुत समय चाहिए, लेकिन मैं अभी संक्षेप में बताऊंगा, जिससे हम यूनिट 6 में चार चीजों की बात करेंगे। यूनिट 6 में लोक प्रशासन नैतिकता जब पढ़ेंगे तो वहां हम जब देखेंगे कि कैसे लोक प्रशासन नैतिकता कमजोर हुई, तो भ्रष्टाचार से इतर कुछ कारण जब देखेंगे तो वहां भी हम राजनीतिक कारक की चर्चा करेंगे। इसलिए यहां संक्षेप में करते हैं। देखो, एआरसी कहती है कि भ्रष्टाचार की गंगोत्री, अगर मैंने किसी और जगह भ्रष्टाचार की गंगोत्री किसी और चीज के लिए मानी हो, प्रयुक्त किया हो शब्द ये, तो उस जगह को आप भूल जाइएगा। असल गंगोत्री ये है। एआरसी कहती है भ्रष्टाचार की गंगोत्री राजनीति है। कैसे राजनीति है? देखो, इस राजनीतिक कारक में हमको बात समझनी है लोकतांत्रिक राजनीति से जोड़ के, क्योंकि अल्टीमेटली हम भारत के बारे में बात कर रहे हैं और भारत में डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है, इसलिए लोकतांत्रिक राजनीति से इस बात को जोड़ के समझना हो। राजनीतिक कारक में मैं, चलिए इसको ऐसे समझाने की कोशिश करता हूं, लोकतांत्रिक राजनीति को ऐसे समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, तुम जानते हो कि लोकतंत्र में सारी राजनीति चुनाव के इर्द गिर्द घूमती है। पहले समझ लो, फिर मैं इसको संक्षेप में पॉइंट्स को नोट कर दूंगा। उसे समझना कि कैसे भ्रष्टाचार लोकतंत्र से पैदा हो रहा है। और एआरसी कह रही है, एआरसी से ज्यादा ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट कुछ और नहीं है, क्योंकि भारत में तो 2 ही बार एआरसी बनी है। राष्ट्रपति इसका गठन करते हैं और ये अपनी राष्ट्रपति को रिपोर्ट देती है। इसमें भारत से प्रतिष्ठित लोग जो सबसे माने जाते हैं वो तमाम विशेषज्ञों की मदद लेके इसका निर्माण करते हैं, इसकी रिपोर्ट का पूरा जो कलेवर है करते हैं उसको।
तो एआरसी कहती है कि जो लोकतंत्र में सारा कुछ राजनीति का आइडिया है वो चुनाव के इर्द गिर्द घूमता है। इसका मतलब प्रायः लोकतंत्र में राजनीति चुनाव जीतने के लिए होती है। सारे दल चुनाव जीत के सरकार बनाना चाहते हैं, उनका असली मकसद होता है चुनाव जीतना। आप चुनाव कैसे जीतोगे? चुनाव कोई दल तभी जीतेगा जब उसको बहुमत मिले। बहुमत मतलब ज्यादा वोट, ज्यादा सीट। तो बहुमत कैसे मिलेगा? बहुमत तभी मिलेगा जब जनता तुम्हारे पक्ष में मत करेगी। लेकिन जनता तुम्हारे पक्ष में मत कब करेगी? जब जनता का तुम परसुएशन कर पाओगे, आवृत्ति परिवर्तन, अपने पक्ष में आवृत्ति कर पाओ। तुम जानते हो, पढ़ा है तुमने इथिक्स में कि हम काम करते हैं अपने एटीट्यूड से, दृष्टिकोण से, नजरिए से, मूल्यांकन से। जनता अगर तुम्हारी पार्टी का मूल्यांकन सकारात्मक तौर पर करेगी तो वोट करेगी तुम्हारे पक्ष में। लेकिन जनता अगर तुम्हारी पार्टी का मूल्यांकन नकारात्मक तरीके से करेगी तो वोट नहीं करेगी। अब इसी जनता के एटीट्यूड को अपने पक्ष में करने के लिए, जनता में अपने पक्ष में मत निर्माण करने के लिए पॉलिटिकल पार्टियों को बहुत धन की जरूरत होती है, बहुत पैसे की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि जब तक एक एक जनता के मन में वो उस पॉलिटिकल पार्टी की अच्छी इमेज नहीं बनाएंगे तब तक जनता उस पार्टी को वोट नहीं करेगी। और अच्छी इमेज बनाने के लिए हमको खूब प्रचार करना पड़ेगा, खूब होर्डिंग्स लगवाने पड़ेंगे। अब मान लो एक राष्ट्रीय दल हो भारत का, वो करीब 400-450 सीट पे चुनाव लड़ता हो। 545 लोकसभा की सीट में मान लो कोई राष्ट्रीय दल है 400 सीट पे चुनाव लड़ना चाहता है, 140-45 सीट उसने सहयोगी के लिए छोड़ दी। 400 सीट पर कोई चुनाव लड़े, इसका 400 लोकसभा क्षेत्र जो 50-60-70 किलोमीटर लंबे हैं, उसमें उसको जनता तक अपनी बात पहुंचानी पड़ेगी, पॉलिटिकल पार्टी को अपनी बात पहुंचानी पड़ेगी। 20-20, 25-25 लाख, 50-50 लाख किसी लोकसभा क्षेत्र की आबादी हो सकती है। तो फिर तो बहुत सारा मान लीजिए होर्डिंग लगवाना, तो क्या करना पड़ेगा? 60 किलोमीटर वाले लोकसभा क्षेत्र में आपको होर्डिंग लगवानी है अपनी बात पहुंचाने के लिए, हमारी पार्टी आएगी सत्ता में तो ये करेगी, या हमारी पार्टी सत्ता में है तो देखिए सरकार ने ये योजना चलाई। इसके लिए तो आपको लाखों होर्डिंग्स की जरूरत है। लाखों होर्डिंग का तो अरबों रुपया खर्च है। फिर आपको न्यूज़पेपर ऐड लेना पड़ेगा, फिर आपको टीवी पर टाइम लेना पड़ेगा, फिर आपको रैली करनी पड़ेगी, फिर चुनाव के समय आपको कार्यालय खोलना पड़ेगा। किसी बड़ी से बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी का भी दुनिया में 400 कार्यालय नहीं है, बहुत होगा 100-200 ऑफिस होगा। लेकिन 400 लोकसभा पे तो आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो एक लोकसभा पे कम से कम 2 कार्यालय तो बनाएंगे। हर कार्यालय में 5-10 लोग चाहिए जो बैठे हैं, कंप्यूटर चाहिए, प्रिंटर चाहिए, गाड़ी चाहिए, पेट्रोल चाहिए। 800 दफ्तर अगर सिर्फ चुनाव के लिए आप 2-3 महीना चलाना चाहते हैं तो एक दफ्तर लोकसभा के चुनाव के समय चलाने के लिए 2 महीना, जिसमें 8-10 लोग बैठेंगे, 10-15 गाड़ियां दौड़ेंगी, कंप्यूटर, प्रिंटर, खाना पीना, तो लाखों रुपए का मामला है। 3-4 लाख रुपए मिनिमम खर्च होगा एक ऑफिस का। 800 ऐसे ऑफिस का 4-4 लाख के हिसाब से खर्च जोड़ लो, फिर अरबों रुपया हो गया। एक रैली कोई दल का नेता करेगा बड़ा, 10 से 15 करोड़ का खर्च है। और चुनाव के समय तो सैकड़ों रैलियां करते हैं राजनीतिक दल, फिर से हजारों करोड़ का खर्च है। एक एस्टीमेट के हिसाब से एडीआर ने कहा था 2019 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में 60,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ था। अब 2024 के चुनाव में आकलन था कि ये पैसा करीब 3 से 4 गुना बढ़ गया होगा। 1.5-2 लाख करोड़ रुपए का पूरा मॉडल है ये। इतना पैसा आएगा कहां से? एक पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ता में आना चाहती है उसको चुनाव जीतना पड़ेगा। चुनाव जीतने के लिए उसको जनता को अपने पक्ष में करना पड़ेगा। जनता को अपने पक्ष में करने के लिए उसको जनता के मत का निर्माण करना पड़ेगा। जनता के मत का निर्माण करने के लिए उसको टीवी पर अपने प्रवक्ताओं की पूरी फौज भेजनी होगी, होर्डिंग्स लगवानी पड़ेंगी, अखबारों में विज्ञापन देना पड़ेगा, रैली करनी पड़ेगी, दफ्तर खोलने पड़ेंगे, पॉलिटिकल गतिविधियां करनी पड़ेंगी। इन सब पर तो हजारों करोड़ का खर्च है। कहां से आएगा पैसा? आप कहेंगे चंदे से। आप चंदा देते हैं? आप कहेंगे नहीं, मैं भी नहीं देता हूं। जब आप चंदा देते नहीं, मैं देता नहीं, और आप और मैं 20 रुपया चंदा दे भी देंगे 100 रुपये, उससे क्या होगा? कांग्रेस ने क्राउड फंडिंग की अपील की थी, कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी 100 करोड़ नहीं जुटा पाई। तो आप हजारों करोड़ रुपए चुनाव में चाहिए, जनता से अपील कर पैसा जुटाना चाह रहे हैं, 100 करोड़ रुपए नहीं जुटा पा रहे हैं राष्ट्रीय दल, तो चुनाव खर्च कैसे भरोगे भाई, कैसे उठाओगे? इसके लिए 3-4 चीजें होंगी और यहीं से करप्शन हमारे पूरे राज्य में आ जाएगा। क्या चीजें होंगी? पहली चीज होगी, राजनीतिक दल उद्योगपतियों, व्यवसायियों की तरफ रुख करेंगे। उनसे कहेंगे हमारी पार्टी को सपोर्ट करो, 5,000-10,000 करोड़ रुपया, 2,000, 1,000 करोड़ रुपया उनको दो। जैसे इलेक्ट्रोल बॉन्ड में आपने देखा कि बड़े बड़े उद्योगपतियों ने अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों को, किसी को 900 करोड़, किसी को 6,000 करोड़, किसी को 2,000 करोड़ चंदा दिया था। सब उद्योगपति थे। तमिलनाडु ने उस उद्योगपति ने चंदा दिया, इसका तमिलनाडु में कोई काम धंधा चल रहा था। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को जिसने 900 करोड़ रुपया चंदा दिया, वो सारे उद्योगपति कौन थे? जिनका बंगाल में काम चल रहा था। क्या पता चलता है इससे? पॉलिटिकल पार्टियां उद्योगपतियों के साथ साठगांठ करती हैं कि तुम हमको पैसा दो, उस पैसे से हम चुनाव लड़ेंगे, और जब हम सरकार में आएंगे तो तुमको हम कॉन्ट्रैक्ट देंगे। क्या हो गया? क्विट प्रो को, तो हमको फायदा पहुंचाओ, हम तुमको फायदा पहुंचाएंगे। अब जब सरकार बनी तो किसी उद्योगपति के समर्थन पैसे से बनी है। सरकार पहले ही कॉम्प्रोमाइज्ड है। सत्ता में आने के बाद सरकार उन्हीं उद्योगपतियों के लिए काम करेगी, तो सरकार की प्रक्रिया निष्पक्ष नहीं रहेगी। टेंडर फेंडर भरते रहो, कुछ नहीं होगा। पॉलिटिकल पार्टी ने पहले तय कर लिया कि इस उद्योगपति को फायदा पहुंचाएंगे, इस उद्योगपति को फायदा पहुंचाएंगे। और ब्यूरोक्रेसी जो पॉलिटिकल पार्टी के अधीन काम करती है, सरकार के अधीन काम करती है, जब सरकार ने ही तय कर लिया है तो ब्यूरोक्रेट्स बेबस हैं। परिणाम क्या करेंगे? सरकार ने ऊपर उद्योगपतियों से पैसा ले लिया, नीचे ब्यूरोक्रेट्स फाइल पर साइन करने के लिए घूस ले लेंगे, क्योंकि वो अगर घूस लेके उस फाइल को साइन नहीं करेंगे, सरकार उनका ट्रांसफर करके मनमाना अपना अधिकारी बैठाएगी जो सरकार के कहने पर साइन कर देगा। अब जब ब्यूरोक्रेट ने घूस ले लिया साइन करने के बदले, सरकार ने चुनाव जीतने के लिए पैसा ले रखा था, तो ब्यूरोक्रेट के नीचे जो क्लर्क होंगे और अधिकारी होंगे वो भी सब थोड़ा थोड़ा पैसा अलग अलग प्रक्रियाओं के पास करने में ले लेंगे, ऊपर से नीचे तक पूरा भ्रष्टाचार इस तरीके से आ जाए। दूसरा, मान लीजिए कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसे राज्य में जहां बहुत उद्योग गतिविधियां नहीं होती, बहुत ठेके पट्टे गुंजाइश नहीं है, वहां क्या करे पॉलिटिकल पार्टी? वहां पॉलिटिकल पार्टी अगर सत्ता में आ गई
राज्य गरीब है, उद्योग धंधे बहुत नहीं है, उद्योगपति चंदा देने में बहुत रुचि नहीं दिखा रहे हैं। उद्योगपति तो लालची लोग हैं, जहां इनका हित नहीं होगा वहां चंदा क्यों देंगे? उद्योगपति चंदा देने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं, तो क्या करें? हम सत्ता में आ गए, चलो हम ही एक उद्योग खोल देते हैं। पॉलिटिकल पार्टियों ने सरकार में रहने के दौरान उद्योग खोल दिए। कौन सा उद्योग? ट्रांसफर पोस्टिंग उद्योग। साल में एक बार ब्यूरोक्रेट्स का ट्रांसफर किया। ट्रांसफर करने के लिए, मलाईदार पदों पर जाने के लिए ब्यूरोक्रेट्स से, कर्मचारियों से, सरकारी कर्मचारियों से पैसा ले लिया। किसी पोस्ट की कीमत 10 लाख लगा दी, किसी की 5 लाख, किसी की 15 लाख, किसी की 20 लाख, किसी की 50 लाख। किसी विकास प्राधिकरण में जाना चाहते हो, 2 साल पोस्टिंग रहेगी, 10 करोड़ रुपया वहां से कमाओगे, 50 लाख रेट है दो हमको। पॉलिटिकल पार्टी के किसी आदमी के थ्रू आपने 50 लाख दिया, आपकी उस जगह पोस्टिंग हो गई, उसमें से पैसा पॉलिटिकल पार्टी के पास, मंत्री के पास, सब जगह पहुंच गया। अब ये ब्यूरोक्रेट जो पैसा देकर ट्रांसफर करा के किसी पोस्ट पर गया है, अपने पैसे की क्या करेगा? वसूली करेगा। तो अगले 2 साल जब तक उस पद पर है, तब तक वो अपने 50 लाख रुपया का जो उसने दिया उसको निकालेगा और 4-5 करोड़ रुपया और कमाएगा, जिससे अगला ट्रांसफर करने के फिर 50 लाख दे सके और 3-4 करोड़ की बचत कर सके। तो पूरा सिस्टम उगाही तंत्र बन जाता है। पार्टी ने पैसा उगा लिया सरकारी कर्मचारियों, ब्यूरोक्रेट से ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर, और सरकारी कर्मचारियों ने फिर पैसा उगाहा जनता से अपने ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए धन को निकाल, उसको वापस लेने के लिए और साथ में कुछ और पैसा कमाने के लिए। और क्या होगा? पॉलिटिकल पार्टियां जो नियुक्तियां होंगी, नौकरी, उनकी वैकेंसी जब भरी जाएगी, उसका रेट फिक्स कर देंगी। टीचर बनना है, परीक्षा दो, बहुत काबिल हो, अच्छी बात है, लेकिन इंटरव्यू में 10 लाख नहीं दोगे तो नौकरी नहीं मिलेगी। सिपाही भर्ती में 5 लाख नहीं दोगे, नौकरी नहीं मिलेगी। सारी भर्तियों को बेचना शुरू कर देंगे। तो नियुक्तियों को, ट्रांसफर पोस्टिंग को एक इंडस्ट्री बना देगी पॉलिटिकल पार्टी। इससे करप्शन का एक कंप्लीट कल्चर खड़ा हो जाएगा। बिना पैसा दिए नौकरी नहीं, बिना पैसा दिए ट्रांसफर नहीं, बिना पैसा दिए प्रमोशन नहीं, बिना पैसा दिए मलाईदार पद नहीं, सब कुछ बिकने लगेगा। और सरकार चलाने वाले पॉलिटिकल पार्टी को या किसी और पॉलिटिकल पार्टी को अगर लगेगा कि पैसा यहां सबसे भी नहीं आ पा रहा है, तो टिकट बेचना शुरू कर देंगे कि हमारे प्रत्याशी बनना चाहते हो, हमारे पास इतना वोट बैंक है, इस जाति का, इस धर्म का, हम तुमको टिकट देंगे, हमारा वोट बैंक तुमको ट्रांसफर हो जाएगा, बदले में 2 करोड़ रुपया दो, टिकट ले जाओ विधायक का। 400, 300, 200, 100 लोकसभा सीट, विधानसभा सीट का टिकट बेच दिया और उससे 200-400 करोड़, 1000 करोड़ रुपया कमा लिया। अब जो टिकट खरीद के लोकतंत्र चुनाव लड़ने गया है, वो जब टिकट खरीद के चुनाव लड़ेगा, तो चुनाव जीतने के बाद वो पैसे क्या करेगा? वसूली करेगा। अब टिकट खरीद कौन सकता है? टिकट खरीद हो ही सकता है जिसके पास काला धन है, क्योंकि व्हाइट मनी में थोड़े पैसा 2 करोड़ रुपया लिया जाएगा, ब्लैक मनी में लिया जाएगा। काला धन किसके पास है? बेईमान आदमी के पास। तो जिसने काला धन देकर टिकट खरीदा, वो आदमी काला धन रखने का कारण कौन था? बेईमान आदमी था। तो बेईमान लोगों ने पॉलिटिक्स पर कब्जा कर लिया। जिनके पास ब्लैक मनी है वही पॉलिटिकल पार्टीज का टिकट खरीद रहे हैं, और चूंकि वो बेईमान है ही, तो जब राजनीति में जाएंगे, पहले से बेईमान होने पर काला धन रखने वाले लोग, ये व्यवसायी, ठेकेदार, बिल्डर, यही सब राजनीति में जा रहे हैं। ये वहां राजनीति पहुंचने के बाद भी क्या करेंगे? बेईमानी करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे। तो चुनाव में लगने वाले धन के कारण आम आदमी चुनाव नहीं लड़ सकता, ईमानदार आदमी नहीं लड़ सकता, क्योंकि उसके पास टिकट खरीदने के लिए 3 करोड़ ही नहीं है। और केवल टिकट खरीदने तक मामला नहीं है, टिकट खरीदने के बाद चुनाव भी बहुत खर्चीला है। एडीआर कहता है एक लोकसभा का चुनाव मिनिमम 10 करोड़ रुपया लगता है। खर्च की सीमा सिर्फ 94-95 लाख, लेकिन लोग खर्च कितना करते हैं? 10 करोड़। यानी जो चुनाव आयोग द्वारा तय निर्धारित सीमा है, उससे 10 गुना ज्यादा खर्च करते हैं। तो जो 10 गुना ज्यादा खर्च किया, वो पैसा कौन सा है? व्हाइट मनी तो है नहीं, ब्लैक मनी है। इसका मतलब केवल ब्लैक मनी रखने वाले लोग चुनाव लड़ पा रहे हैं। ब्लैक मनी किसके पास है? फिर से आप पाएंगे बिल्डर के पास, माफिया के पास, ठेकेदार के पास, उद्योगपति के पास, व्यवसायी के पास। इसलिए उद्योगपति, व्यवसायी, ठेकेदार, बिल्डर, माफिया ने लोकतंत्र पर कब्जा कर लिया है। यही काला धन देकर टिकट खरीद रहे हैं, यही काले धन से चुनाव लड़ रहे हैं। और चूंकि ये लोग कौन से लोग हैं? उद्योगपति, माफिया, व्यवसायी, स्वार्थी लोग। और राजनीति में कैसे लोग चाहिए? जनहित के लिए काम करने वाले लोग। तो जो जितने जिंदगी अपने पूरे स्वार्थी रहे, ब्लैक मनी कमाए, पैसा देकर टिकट खरीदे हैं, तो जनहित के लिए काम करने के लिए थोड़े खरीदे। तो पूरी राजनीति स्वहित के लिए काम करने वाले लोगों से भर गई। किससे भर गई? अपराधियों से, व्यवसायियों से। क्या हो गया? राजनीति का अपराधीकरण। क्या हो गया? राजनीति का व्यवसायीकरण। इससे हमारी पूरी राजनीतिक ढांचे में जो मंत्री, विधायक, एमएलए सब बन रहे हैं, वो सब करप्ट लोग बन रहे हैं 90%। जब ये करप्ट हैं, तो इन्हीं के अधीन किसको काम करना है? ब्यूरोक्रेसी को। करप्ट नेता के अधीन काम करने वाली ब्यूरोक्रेसी ईमानदार नहीं हो सकती, क्योंकि यही नेता तय करेगा तुम्हारा ट्रांसफर कहाँ होगा, यही नेता तय करेगा तुम्हारी पोस्टिंग कहाँ होगी। परिणामस्वरूप ब्यूरोक्रेसी ने भी हथियार डाल दिया, और वो भी करप्ट नेताओं के अधीन काम करने पर करप्ट हो गई। इससे चुनाव के खर्च के कारण करप्शन ऊपर से नीचे तक फैलता चला गया। समझाई? ये एआरसी कहती है कि जब तक चुनाव सुधार नहीं करोगे, इलेक्टोरल रिफॉर्म नहीं करोगे, चुनाव में लगने वाले काले धन को नहीं रोकोगे, तब तक करप्शन को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो ये कह रहे हैं कि लोकतांत्रिक राजनीति में असल में हमको करना पड़ता है चुनावी राजनीति। चुनावी राजनीति में क्या करना है? जनता के बहुमत का समर्थन चाहिए, और बहुमत का समर्थन जुटाने के लिए जनता की अभिवृत्ति अपने पक्ष में करनी होगी, एटीट्यूड उसका अपने पक्ष में करना होगा, और जनता की अभिवृत्ति अपने पक्ष में करने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रचार, प्रसार, रैली, राजनीतिक गतिविधि, विज्ञापन, मीडिया का प्रयोग। और ये सब क्या है?
इसके लिए हजारों करोड़ रुपए चाहिए। क्या होता है इसके लिए? इसी पैसे को जुटाने के लिए राजनीतिक दल जो पैसा जो चाहिए, जिससे वो प्रचार प्रसार करेंगे, रैली करेंगे, राजनीतिक गतिविधि करेंगे, विज्ञापन करेंगे, मीडिया के इस्तेमाल की तरफ जाएंगे, इस सब के लिए राजनीतिक दल क्या करते हैं उद्योगपतियों, व्यवसायियों से साठगांठ, उद्योगपति व्यवसायियों से साठगांठ करेंगे। दूसरा, चुनाव में प्रत्याशियों को टिकट बेचना। तीसरा, सत्ता में आने पर ट्रांसफर, पोस्टिंग, नियुक्ति में घूसखोरी से पार्टी के लिए धन जुटाना। पार्टी के धन जुटाने के लिए क्या करेंगे? इसका इस्तेमाल करेंगे और क्या करेंगे? इसी के लिए हर काम के लिए रिश्वतखोरी की संस्कृति, जिससे उगाहे गए धन का एक भाग राजनीतिक दल तक पहुंचे। ब्यूरोक्रेट्स को क्या कह दिया कि तुम किसी ऐसे जिले में हो जहां खनन का काम होगा, मोरंग है, रेत है, बालू है, मिनरल्स हैं, इनकी पूरे प्रक्रिया में घूस लो और उस घूस का एक भाग पार्टी की तरफ ट्रांसफर कर दो या मंत्री को दे दो। मंत्री उसका एक भाग खुद रख लेगा और दूसरा भाग पार्टी तक पहुंचा देगा। तो ब्यूरोक्रेट्स क्या बन जाते हैं? उगाही के एजेंट, नीचे से ऊपर तक उगाही कर रहे हैं। उद्योगपतियों से व्यवसायियों साठगांठ कर ली, क्या हो गया? उनसे साठगांठ कर ली तो सारे सरकारी निर्णय हो गए पक्षपातपूर्ण, पैसे लेके बिक रहे हैं। इन सब से क्या हुआ? इन सब कारणों से, ऐसे आप कहेंगे, चुनाव खर्च में काले धन का प्रयोग, जिसके कारण केवल व्यवसायी, ठेकेदार, बिल्डर, माफिया चुनाव लड़ने में सक्षम, जिनमें स्वहित की चेतना है। इन सब वजहों से क्या हो रहा है? इन सब वजहों से हो रहा है पद का दुरुपयोग, स्वहित के लिए कार्य, नियमों आदर्शों का उल्लंघन, और यही तो था भ्रष्टाचार। अगर पद का दुरुपयोग कर रहे हैं पैसा लेने के लिए, स्वहित के लिए काम कर रहे हैं, लोकहित के लिए है लेकिन स्वहित के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि माफिया है, आपका लोकहित में कोई इंटरेस्ट नहीं, तो हमने अपने सारे लोकतंत्र को बेईमान लोगों के हवाले कर दिया है। वो बेईमान लोग ही चुनाव लड़के विधायक सांसद बन पा रहे हैं, उन्हीं में से कुछ मंत्री बन पा रहे हैं, और थोड़े से ईमानदार लोग बचे हैं जो पुराने नेता हैं जिनका जनाधार वगैरह बचा था, बाकी सब गायब हो गए। अब तो सिटिंग से टिकट मिलता है। और इस तरीके से पूरी जो बात आप समझते हैं, इसको अगर आप समझ रहे हैं तो इससे क्या हुआ? इससे लोकतंत्र और चुनाव में लगने वाला काला धन पूरे ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार को तैयार करना। समझाई? तो ये है राजनीतिक कारक जिससे भ्रष्टाचार तैयार हो रहा है ना। तो ये क्या है? ये भ्रष्टाचार का क्या बन गया? मूल स्रोत, जिसका प्रभाव हर संस्था पर पड़ रहा है। विधायिका से हमारी शासन की शुरुआत होती है, सबसे ऊपर विधायिका है, लेजिस्लेचर है। विधायिका में जाने वाले लोग करप्ट, उसी विधायिका का एक हिस्सा सरकार बनता है, वो करप्ट, तो सरकार के अधीन काम करने वाले ब्यूरोक्रेट्स करप्ट हो ही जाएंगे, पूरा सिस्टम करप्ट हो गया। ये भ्रष्टाचार के कारणों में राजनीतिक कारण है। तो मैंने आपको कुल मिला के 6 बड़े कारण पढ़ा दिए। एक कारण आपने पढ़ा था अच्छे जीवन की संकीर्ण अवधारणा, एक कारण आपने पढ़ा सांस्कृतिक संरचना, एक कारण आपने पढ़ा सामाजिक मांग, एक कारण आपने पढ़ा था नैतिक प्रेरणा का अभाव, एक कारण पढ़ लिया आर्थिक मॉडल, और अंत में ये राजनीतिक कारक जिसमें चुनाव की मुख्य भूमिका है। तो उम्मीद है कि बात आपको समझ में आ गई होगी। अब सवाल उठता है कि हम इस भ्रष्टाचार को जब तक दूर नहीं करेंगे तब तक शासन में सुष्ठता कैसे आएगी? सुष्ठता का क्या मतलब पड़ा था? शासन आदर्शों के अनुरूप होना चाहिए। यहां तो सब आदर्श ऊपर से नीचे तक खत्म हो रहे हैं, विधायिका से आदर्श खत्म होने शुरू हो गए।
कहते हैं हमाम में सब नंगे। तो एक आध आदमी को ईमानदार बनाने से बात नहीं चलेगी, इसे पूरे सिस्टम की ओर हालिंग की जरूरत है। जब तक अलग अलग तरह के चेक्स बैलेंसेस नहीं बनाए जाएंगे तब तक कानून उन काम थोड़े करेंगे। कानून लागू कौन करवाएगा? उसको लागू करवाने का काम भी तो ब्यूरोक्रेट्स का है, उसको लागू करवाने का काम भी तो मंत्री का है। मंत्री खुद ही घूसखोर है, कानून क्यों लागू करवाएगा? जो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए अधिकारी होंगे वो भी भ्रष्टाचार में घूस लेने लगेंगे। भ्रष्टाचार रोकेंगे नहीं, वो भी पकड़ेगा आदमी से जिसके पास खबर आएगी कि करप्ट है, उसको पकड़ने जाएंगे, उसे घूस लेके मामले पर रफा कर देंगे, उसी को पकड़ेंगे जिसने घूस नहीं दिया। जब सिस्टम में घूसखोरी आती है पूरे सिस्टम में, तो उसमें आप उसको सिलेक्टिव तरीके से ईमानदारी तक नहीं ले जा पाएंगे। आपको पूरा ढांचे में चुनाव सुधार करना पड़ेगा। आर्थिक मॉडल में जो केंद्रीकरण हो रहा है या हुआ था, उससे पैदा हुए एटीट्यूड को बदलना पड़ेगा। जो नैतिक प्रेरणा कम हो गई उसको बढ़ाना पड़ेगा। जो आपकी संस्कृति में गड़बड़ी है, जिससे लोग संवेदनशील नहीं बन पा रहे हैं, वो सांस्कृतिक सामाजिक सुधार करना पड़ेगा। ये दहेज वहेज जैसे तमाम कारक जो हमारे अंदर करप्शन को ग्लैमराइज कर रहे हैं, इनको कड़े कानूनों से रोकना पड़ेगा। ट्रांसफर पोस्टिंग का सारा जो मानक है ये वस्तुनिष्ठ बनाना पड़ेगा, इसमें मंत्री मुख्यमंत्री की मर्जी ना हो। रिपोर्ट कार्ड के आधार पर ट्रांसफर पोस्टिंग हो, रिपोर्ट कार्ड के आधार पर आपको महत्वपूर्ण पद मिले। ऐसे बहुत सारे उपाय जब आप करेंगे तब आप भ्रष्टाचार को रोक पाएंगे। जब भ्रष्टाचार रुकेगा तब शासन में क्या आएगी? सुचिता, तो मैं एक बहुत संक्षिप्त ऐसी टेबल बना दे रहा हूं। ये कारण जो पढ़ाए उनकी, अब फिर हम जाएंगे सिलेबस में। आपके सिलेबस में नैतिक प्रेरणा नहीं लिखा है, फिर सिलेबस से कैसे भ्रष्टाचार रुकेगा उसको सीखने की कोशिश करेंगे। शासन के ढांचे में कैसे उत्तरदायित्व ले दिया जाए, जो निरंकुश ताकत मिल गई अर्थव्यवस्था के कारण शुरुआत से, उसको कैसे रोका जाए, वो सब जो हमारा मॉडल है सिलेबस में, उसको पढ़ेंगे। बहरहाल इसका 2 भाग में बना रहा हूं। इस भ्रष्टाचार की चुनौती या समस्या का समाधान किए बिना आसन में सुचिता नहीं लाई जा सकती। जब तक आप करप्शन एरिडिकेट नहीं करेंगे आसन में सुचिता नहीं लाई जा सकती। तो इसके 2 उपाय, 2 तरह के उपाय। एक जैसे मैंने कहा जो पाठ्यक्रम में है, आपके पाठ्यक्रम में है, जैसे आरटीआई, सिटीजन चार्टर, कोड ऑफ कंडक्ट, वर्क कल्चर, इस तरह के कुछ कारक हैं जो कह रहे हैं कि हम शासन में सुचिता ले आ देंगे, भ्रष्टाचार को कम कर देंगे, मनमानापन रोक देंगे। और दूसरे वे उपाय जिनका जिक्र एआरसी में है, जो गुड गवर्नेंस के मानकों से जुड़े हैं, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किए गए प्रयासों से प्रेरित हैं। दुनिया में करप्शन रोकने के लिए कुछ ना कुछ किया गया होगा ना, अगर उनको जान लें, अगर एआरसी क्या कह रही है उसको जान लें, अगर गुड गवर्नेंस के मानक जो बनाए गए में फिस्कल रिस्पांसिबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी को मजबूत करना है, आपने पढ़ा होगा गुड गवर्नेंस के 8 घटक हैं, आपके सिलेबस में है गुड गवर्नेंस। तो गवर्नेंस वाले खंड में अगर आपने इसको पढ़ा होगा या पढ़ेंगे तो उससे हो जाएगा। तो एक हिस्सा वो है जो ये वाला है, एक हिस्सा वो है जो वाला है। इधर वाले हिस्से की व्यापक चर्चा मैं यूनिट 6 में कर दूंगा, लोक प्रशासन नैतिकता में। लेकिन फिर भी मैं हिंट दे देता हूं आपको, जो 6 कारण बनाए थे वो दे देता हूं। फिर हम पाठ्यक्रम वाले इस आइडिया पर, आरटीआई पर, सिटीजन चार्टर पर, कोड ऑफ कंडक्ट पर, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड पर, इन सब पर जाएंगे और देखेंगे कि इनसे कैसे हम सुचिता ले आ सकते हैं। तो जो 6 जिनका अध्ययन हमने किया उनसे संबंधित सुधारात्मक उपाय निम्नवत हो सकते हैं। तो एक तो कारक आपने पढ़ा, उनका उपाय बता रहे हैं, और दूसरे वो कारक जो मैंने कहा इस सिलेबस वाले होंगे। तो पहला कारक क्या था? पहला कारक था नैतिक प्रेरणा का अभाव। ये क्या थी समस्या? क्या समाधान हो सकता है? चूंकि मैं विस्तार से पढ़ा चुका हूं इसको, तो समाधान में बस एक एक दो पॉइंट बता रहा हूं। समाधान में क्या होगा? शासन में सभी नियुक्तियों, स्थानांतरण, प्रोन्नति, महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति के लिए वस्तुनिष्ठ मानक तैयार करके इसमें
विवेकाधीन शक्ति के प्रयोग को समाप्त करना। इसे वो क्या कहा था? रिपोर्ट कार्ड के आधार पर पदोन्नति, स्थानांतरण, निलंबन, इसमें मनमानापन ना हो। आप एक बोर्ड बनाइए ट्रांसफर का, जो बोर्ड हर 1-1.5 साल में सीजन जो ट्रांसफर का हो, उसमें सारे जितने लोग अधिकारी हों, आईएएस अधिकारियों के लिए एक, पीसीएस अधिकारियों के लिए एक, उनका 2 साल का या 1 साल का रिपोर्ट कार्ड देखे, उनके कामकाज और उनके आउटपुट का मूल्यांकन करे और उसके आधार पर तय करे कि इनका स्थानांतरण कहाँ किया जाना चाहिए, इनको कौन सा पद मिलना चाहिए। अगर आप ये करना शुरू कर देंगे तो जो नैतिक प्रेरणा घट गई है, क्योंकि ईमानदार आदमी इस बात से कम दुखी है कि आप उसको लाभ नहीं दे रहे हैं, इस बात से ज्यादा दुखी है बेईमान आदमी फायदा उठा रहा है। बेईमान आदमी जो चापलूस है, जो मंत्री के लिए भ्रष्टाचार का एजेंट बन गया है, वो जब फायदा उठाता है तो उससे ईमानदारी की प्रेरणा घटती है। तो आप ये करेंगे, जब मंत्री की विवेकाधीन शक्ति लीजिए, मुख्यमंत्री की विवेकाधीन शक्ति ले लीजिए, उन सबके स्पष्ट मानक बना दीजिए, ये मानक है जिनसे मूल्यांकन होगा और इसी के आधार पर ट्रांसफर पोस्टिंग जैसी चीजें होंगी, तो आप इसको समस्या को हल कर पाएंगे। दूसरी समस्या क्या थी, इस संक्षेप में है, इसको और देखना, इस तरह के सजेशंस हैं भी। दूसरा है सजेशन है सिविल सेवा बोर्ड हो, वो सिविल सेवा बोर्ड ऐसे ट्रांसफर पोस्टिंग और बाकी चीजों को हैंडल करे। दूसरी समस्या थी, आपने पढ़ी थी, पहली समस्या आपने पढ़ा था नैतिक प्रेरणा, अच्छा सामाजिक मांग वाली पढ़ी थी। भ्रष्टाचार की सामाजिक कार्य, इसको खत्म कर पाएंगे हम न्यायपालिका से, कड़े कानून से। तमाम वो बातें जहां पद का दुरुपयोग करने की हमने संभावना छोड़ रखी, उसको ब्लॉक करके। तो आप कहेंगे इसका समाधान कैसे होगा? इसका जो समाधान होगा उसमें है उन सामाजिक रूढ़ियों, मान्यताओं का कानूनी समाधान जो भ्रष्टाचार की सामाजिक स्वीकार्यता को मजबूत करते हैं। जैसे कहा था दहेज प्रथा का, आप दहेज को रोकिए। दहेज लोग इस आधार पर देते हैं कौन ज्यादा करप्ट हो सकता है, तो करप्ट होने की एडिशनल प्रेरणा बन गई हमारे पास। इस पद पर सेलेक्ट होंगे तो दहेज बहुत मिलेगा, आईएएस बन जाएंगे दहेज बहुत मिलेगा, तो अभी नौकरी में गए नहीं आप, और तभी से आपके मन में करप्ट होने की प्रेरणा बन गई, क्योंकि उस पद के साथ भ्रष्टाचार जुड़ा हुआ है, उसी भ्रष्टाचार के कारण उस पद के साथ दहेज जुड़ा हुआ है। दूसरा, इसी के संदर्भ में सामाजिक आवृत्ति में परिवर्तन के लिए जागरूकता कार्यक्रम एवं प्रचार प्रसार, भ्रष्ट अधिकारियों को दंडित करना, सोसाइटी का एटीट्यूड बदलिए। जैसे आप बहुत सारी चीजों के लिए, पोलियो की दवा पिलाने के लिए प्रचार प्रसार करते हैं, हर आदमी पोलियो की दवा पिलाए, आप शौचालय का प्रयोग करने के प्रचार प्रसार कर रहे थे, भारत को स्वच्छ बनाने के प्रचार प्रसार कर रहे थे, इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ एक पावरफुल कैंपेन चलाइए, इसमें राज्य के सबसे प्रतिष्ठित लोग शामिल हों। उस कैंपेन के थ्रू आप भ्रष्ट अधिकारियों, उस कैंपेन के थ्रू आप जनता में भ्रष्टाचार के खिलाफ जागरूकता पैदा कीजिए, शर्मिंदगी पैदा कीजिए, भ्रष्ट अधिकारियों को दंडित कीजिए, उनकी मिसाल बने, जिससे जिससे उसकी सामाजिक स्वीकारता और उसके साथ जुड़ा ऑरा वो खत्म हो जाए। आप देखते हैं, आप दिल्ली में इस तरह का एक कैंपेन चलाया था यहाँ की सरकार ने कि अगर आप कूड़ा फेंकते हैं, कचरा फेंकते हैं, दीवार पर थूकते हैं, तो तमाम जगह उन्होंने लिख रखा था कि आप थूथू कुमार हैं क्या। अब थूथू कुमार जो नाम दिया उन्होंने, उससे एक तरह से डेरोगेटरी तरीके से अगर थूकने वाले आदमी तो आप थूथू कुमार हैं, शर्मिंदगी पैदा करना चाहते हैं, थूको मत। ठीक वैसे अगर सरकार एक पावरफुल कैंपेन चलाए कि आप कहीं किसी भ्रष्टाचारी आदमी को सम्मान नहीं दे रहे, भ्रष्टाचारी आदमी से अपनी बेटी की शादी नहीं कर रहे, मत करिएगा। आदमी चोर है, एक चोर तो छोटी चोरी करता है, ये तो सिर्फ सरकारी खजाना लूट रहा है। तो भाई कोई बैंक में डकैती डाल देता है, अगर पता चल जाए आपको बैंक में डकैती डालने वाला पकड़ा गया, तो क्या पाते हो? बैंक के डकैतों को जब पुलिस सामने लेके आती है तो नजर नहीं मिलाते लोगों से, नजर नीचे रखते हैं, कई बार काला कपड़ा मुंह बांधने की कोशिश करते हैं। शर्मिंदगी पैदा हुई, हमने बैंक में डाका डाला, और यहां सरकार के पूरे संसाधन में डाका डालने वालों में कोई शर्मिंदगी नहीं। तो आप इनको चोर लुटेरों की तरह जब ट्रीट करेंगे और एक्सपोज करेंगे, तो लोगों में वही शर्मिंदगी पैदा होगी भ्रष्टाचार करने पर और पकड़े जाने पर, जो शर्मिंदगी एक लुटेरे और डाकू और अपराधी में पैदा होती है। एक मोबाइल छीन के कोई भागता है, उसको पकड़ते आप इतना लज्जित करते हैं, और हजारों बच्चों का मिड डे मील चुरा के भाग गया आदमी, उसमें शर्मिंदगी नहीं। उल्टा उसके यहां हम शादी ब्याह कर रहे हैं, किसी मोबाइल चोर से, किसी बैंक चोर से कोई पिता अपनी बेटी की शादी करेगा? नहीं। तो राज्य के संसाधन में डाका डालने वाले से क्यों कर रहा है? तो आपको ना शर्मिंदगी पैदा करनी पड़ेगी, झूठ सोसाइटी बदलना पड़ेगा, उससे आप ये हासिल कर सकते हैं। कानून बनाने पड़ेंगे नए, फास्ट ट्रैक कोर्ट से भ्रष्टाचारियों को दंडित करना पड़ेगा, डिटेरेंट कहते हैं, रोकथाम इसको कहते हैं। ऐसे तीसरा कारण था सांस्कृतिक संरचना। इसमें आपने देखा था
पितृसत्ता है, वर्ण व्यवस्था है, असमानता है, गैर लोकतांत्रिक आवृत्ति है, ये जो है इसको किससे दूर करेंगे आप? इसके लिए आपको करना पड़ेगा सामाजिक सुधार, सांस्कृतिक सुधार। क्या करना पड़ेगा? वंचित वर्गों का सशक्तिकरण। क्या बढ़ाना पड़ेगा? सामाजिक न्याय का। जब तक सोशल जस्टिस नहीं आएगा तब तक सोशल इनजस्टिस वाले कल्चर में रहने वाले लोग सेंसिबिलिटी डेवलपमेंट वाले लोग नहीं बनेंगे, संवेदनशीलता उनकी विकसित नहीं होगी, करुणा नहीं आएगी। इसी में आप जोड़ सकते हैं क्या? भावनात्मक बुद्धिमत्ता का अनिवार्य प्रशिक्षण, इमोशनल इंटेलिजेंस का अनिवार्य प्रशिक्षण दीजिए सारी नौकरियों में, स्कूलों में। इसका क्या करिए? इसका स्कूलों में शिक्षण कीजिए, प्लस इसका सारे कर्मचारियों में प्रशिक्षण कीजिए। तो अब कल्चरल प्रॉब्लम जो है, जिससे हमारी संवेदनशीलता खत्म हो रही है, और संवेदनशीलता के खत्म होने से हम सेवा की नैतिकता के काबिल नहीं बन रहे हैं, उसको रोकिए। चौथा कारक आपने देखा था सज्जीवन की संकीर्ण अवधारणा थी। इसमें आपने इधर देखा था जैसे स्थूल सुखवाद। तो आप जानते हैं कि इसका समाधान है कि हम किधर जाएं, हम परिष्कृत सुखवाद की नैतिकता को प्रमोट करें, लोगों की चेतना को रिफाइन करने की कोशिश करें एजुकेशन से। जैसे एजुकेशन से कैसे करेंगे? भारत में सारा शिक्षा का मॉडल केवल नौकरी पाने, कंपटीशन के एग्जाम को क्रैक करने और कैरियर के लिए बनाया गया है। इसलिए हर माँ बाप और टीचर स्कूलों में सिर्फ मैथ्स विज्ञान पढ़ा रहे हैं। हमारे स्कूलों में म्यूजिक की, हमारे स्कूलों में आर्ट्स की, हमारे स्कूलों में स्पोर्ट्स की वो ट्रेनिंग नहीं दी जाती, या दी जाती तो उसका वो महत्व नहीं बनाया जाता जितना गणित पढ़ाने का है। तो एक बच्चा बचपन से जब वो ग्रो कर रहा है तो उसमें म्यूजिक, आर्ट्स, लिटरेचर, इसका जो टेस्ट पैदा होना चाहिए था वो टेस्ट नहीं पैदा हुआ। इस कारण आगे चल के सिर्फ उसको शारीरिक सुखों का ज्ञान है बस। तो अगर आप चेतना के परिष्करण में जाएंगे, बच्चों की शिक्षा में स्पोर्ट्स को, संगीत को, साहित्य को, संवेदनशीलता बढ़ाने वाले घटकों को, बौद्धिक विकास करने वाली चीजों को शामिल करेंगे, तो एक बच्चे को जब बौद्धिकता से सुख मिलने लगेगा, संवेगों भावनाओं से सुख मिलने लगेगा, कला से सुख मिलने लगेगा, संगीत से सुख मिलने लगेगा, साहित्य से सुख मिलने लगेगा, तो फिर वो केवल भौतिक सुख के पीछे नहीं भागेगा। और केवल भौतिक सुख के पीछे नहीं भागेगा तो क्या होगा? इससे समस्या का समाधान आप कर सकेंगे। तो ये करने के लिए आपको शिक्षा में परिष्कृत चेतना का निर्माण करना। इसलिए दुनिया भर के जितने विकसित मुल्क हैं, उन सभी विकसित मुल्कों में एजुकेशन में जितना महत्व गणित विज्ञान का, उतना महत्व स्पोर्ट्स को देते हैं, वो उतना महत्व म्यूजिक को देते हैं, उतना महत्व कला को देते हैं। शुरुआती प्राथमिक शिक्षा में सब चीजों को बराबर बैलेंस करके चलते हैं। इसलिए उनके यहाँ लोग वैज्ञानिक बनना भी पसंद करते हैं, इंजीनियर बनना भी पसंद करते हैं, गायक बनना भी पसंद करते हैं, केवल पैसा नहीं कमाते। भौतिकतावादी मुल्कों में भी आप पाएंगे लोग अलग अलग तरह की रुचियों को परसू करते हैं, एप्टीट्यूड के हिसाब से काम चुनते हैं। ठीक है, तो ये चौथा हो गया। ऐसे ही पांचवा बताया था आपको, जो आर्थिक मॉडल की समस्या है, इस आर्थिक मॉडल की समस्या में पारदर्शिता, सूचना का अधिकार, सिटीजन चार्टर जो पढ़ेंगे आप, सिलेबस वाला बहुत सारा ढांचा है जो उसमें काम आएगा। तो इसमें मैं लिख दे रहा हूं पाठ्यक्रम के सिटीजन चार्टर की अवधारणा। इसी में सूचना के अधिकार की अवधारणा, ये सब इसमें इस्तेमाल होगी। लोक निधि के प्रयोग की नैतिकता, ये कुछ कारक होंगे जिनसे आप आर्थिक समस्या को हल कर सकेंगे। छठा था राजनीतिक कारक, जिसमें आपने पाया था चुनाव में काले धन की समस्या है, इसके लिए आपको करना पड़ेगा चुनाव सुधार। अब कैसे चुनाव सुधार होगा, मैंने कहा इस पर हम लोग कभी और बात करेंगे। तो ये मोटे तौर पर ये समाधान हो सकते हैं जो शासन में सुष्ठता ला सकते हैं। बिना, इसका तो आप ये समझ गए कि बिना इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के गवर्नेंस में प्रॉपर्टी नहीं आ सकती, बिना सोशल रिफॉर्म के गवर्नमेंट में प्रॉपर्टी नहीं आ सकती, बिना अवेयरनेस के गवर्नमेंट प्रॉपर्टी नहीं आ सकती, बिना लोगों में भावनात्मक बुद्धिमत्ता का विकास किए प्रॉपर्टी नहीं आ सकती। शिक्षा में व्यक्तियों की रुचियों का विकास जब तक आप नहीं करेंगे, केवल स्थूल सुखवाद के पीछे जब तक वो भागना बंद नहीं करेंगे, तब तक आप शासन में सुष्ठता नहीं ला सकते। इस तरह के बहुत सारे प्रयास आरटीआई सिटीजन चार्टर इसमें भी दिखाया आर्थिक वाले मॉडल से, इससे आप क्या कर सकेंगे? शासन में सुष्ठता ले आ सकेंगे। तो अब हम जो भाग इसके बाद पढ़ेंगे वो भाग होगा पाठ्यक्रम वाला। इसमें शासन की सुष्ठता की समस्याएं जानने के बाद कैसे शासन की सुष्ठता की समस्या इकोनॉमी के मॉडल से भी आई है, हमारा बैकग्राउंड है ऐतिहासिक समाजवादी पूंजीवाद से भी आ रही है, चुनाव से भी आ रही है, कल्चर से भी आ रही है, लोगों की प्रेरणा नैतिकता में कमजोरी से भी आ रही है। ये सब कारक समझने के बाद अब हम पूरा जो ढांचा है किसका, समाधान वाला, उस समाधान वाले ढांचे की तरफ जाएंगे और एक एक करके सिलेबस के आरटीआई सिटीजन चार्टर जैसे टॉपिक पढ़ेंगे। अच्छा, अब आपको जो ये क्लास आज मैंने रिकॉर्ड करके दी है, इसी क्लास के साथ एक दूसरा भाग में रिकॉर्ड करके दे रहा हूं, क्योंकि
संडे की क्लास मैंने ली तो उससे एक दिन का आपका बैकलॉग क्लियर हुआ, 2 दिन क्लास आपकी कंप्यूटर के कारण बंद हुई थी, शायद बुधवार और बृहस्पतिवार को, या फिर बृहस्पति और शुक्र को 2 दिन बंद हुई थी। उसमें एक बैकलॉग तो मैंने संडे से कवर कर दिया। एक क्लास जो मैंने आज रिकॉर्ड की मंडे की हो गई, मंडे को शाम में मुझे कहीं जाना है इसलिए क्लास नहीं ले पाऊंगा, इसलिए रिकॉर्डिंग दे दी। एक क्लास जो बैकलॉग बना रह गया, वो भी क्लास में आपको केस स्टडी की एक और रिकॉर्ड करके देने वाला हूं, जिससे केस स्टडी कैसे हल करेंगे, कोई केस स्टडी हल करने का एक उदाहरण देके आपको केस स्टडी वाला मामला भी शुरू करवा सकूं, वो क्लास भी दे दूंगा, उसको भी देख लीजिएगा। तो जो मैं अगली क्लास करूंगा उसमें जब आरटीआई पढ़ाऊंगा तो आपके पास टाइम होगा, तो आप देख लीजिएगा ये वाली क्लास जो ये रिकॉर्ड करके मिली। केस स्टडी वाली क्लास टाइम नहीं मिलेगा तो परसों देख लीजिएगा, क्योंकि परसों जो क्लास में आपको पढ़ाऊंगा वो भी केस स्टडी नहीं पढ़ाऊंगा, केस स्टडी की क्लास में दे चुका हूंगा, तो परसों में आरटीआई सर्जन चार्टर पढ़ाऊंगा साथ में सुस्ता, उस दौरान आप केस स्टडी वाली क्लास देख लीजिएगा। फिर जो हम बुधवार से क्लास करेंगे उस बुधवार से हम केस स्टडी वाली क्लास पे वापस लौटेंगे, ठीक है। तो ये पूरा अभी आइडिया है, जिस आइडिया से अगले दिनों की कुछ क्लासेस आपको दी जाएंगी, प्लस 2 क्लास आपको एटीट्यूड और इमोशनल इंटेलिजेंस पर भी रिकॉर्डेड दी जाएगी, उसको जब समय मिलेगा तब देखिएगा। आंसर राइटिंग की क्लास है, पुरानी क्लासेस हैं, उनको जब समय मिलेगा तब देखिएगा। तो ये कुछ क्लासेस अभी हम लोग कर रहे हैं। अब हमारा इसके बाद यूनिट 6 भी खत्म कर लेंगे, 2-3 टॉपिक जो आरटीआई है सर्जन चार्टर सब खत्म कर लेंगे, तो यूनिट 6 बचेगा, उस पर भी 3-4 दिन लगेगा। चलिए आज यहीं रुकते हैं, इससे आगे की बातचीत के लिए अगली क्लास में मिलेंगे। और उम्मीद है कि आपने बिना चैट किए ये क्लास देखी होगी, तो इससे आपको ये अंतर भी पता चला होगा कि जब हम बिना चैट के क्लास सुनते हैं तो हमारे सुनने की गुणवत्ता, हमारे सीखने की गुणवत्ता पर उसका क्या फर्क पड़ता है। अगर ऐसा कोई फर्क पड़ा होगा तो अगली कक्षाओं में सकारात्मक रूप से उस बात को अपनाने की कोशिश कीजिएगा। जितनी बची हुई क्लासेस हैं कम से कम उसके स्तर पर सचेत हो जाइए, क्योंकि बची हुई क्लासेस में कुछ केस स्टडी की क्लासेस होंगी। अच्छा, केस स्टडी बहुत सारी, ये भी समझिए, हर साल 6 केस स्टडी आती है। 12-13 साल के केस पेपर में 70 से ऊपर केस स्टडी है, तो मैं हर साल से एक केस स्टडी तो करवा दूंगा, 10-12, बाकी कुछ रिकॉर्डिंग दी जाएगी आपको, क्योंकि एक क्लास में 2 केस स्टडी ज्यादा नहीं हो सकती। तो आप 12-13 साल का पूरा पेपर सॉल्व करना चाहेंगे केस स्टडी का, तो 36-37 क्लास चाहिए केस स्टडी के लिए। तो मैं 10 से 12 केस स्टडी तो सॉल्व करवाऊंगा, उसके अलावा बाकी केस स्टडी भी आपको रिकॉर्डेड कुछ दी जाएंगी, जिनको देखिएगा उससे उन पर अपनी पढ़ाई लिखाई रहेगा। तो उम्मीद है कि अगली बात आपको अगली कक्षाओं के लिए क्या हमारी योजना है समझ में आ गई होगी, और इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। इसके साथ अब आज विदा लेने का वक्त आ गया है। कल आपसे मुलाकात नहीं होगी, परसों आपसे शाम में अपने पूर्व निर्धारित समय पर जो आपका टाइम होता है उस पर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, शब्बा खैर, शुभ रात्रि।